रूस फिर वही पुरानी चालें चल रहा है, इलाका जीतने के झूठे दावे करना और जीत का दिखावा करना, जबकि हर जगह नाकाम हो रहा है। अब सब सामने है। कॉन्स्टेंटिनिवका में ये चालें पूरे जोर शोर से सामने आई। रूस ने कहा उसने दोनेत्स्क क्षेत्र के एक अहम शहर पर कब्जा किया है। शायद उसे सच में यकीन था कि उसने ये किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस को युद्ध में अब तक के सबसे अपमानजनक सैन्य पीछे हटावों में से एक के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने शानदार जाल बिछाया जिसने घुसपैठियों को तबाह कर दिया। 3-3 सैनिकों के छोटे समूह अंदर जा रहे हैं, पर बाहर कोई नहीं लौट रहा। यह सब यूक्रेन की सूझबूझ के कारण है। हम रूस के झूठे दावों से शुरू करेंगे। 3 जुलाई को रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने कॉन्स्टेंटिनिवका शहर पर कब्जा कर लिया। अगर यह सच होता तो रूस के लिए बड़ी बात होती। डोनेट्स्क की किलेबंद पट्टी का हिस्सा होने के कारण, जिसे डोनबास पर दावा करने के लिए रूस को तोड़ना होगा, ये शहर भविष्य में बड़ी और अधिक किलेबंद बस्तियों पर हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड बन सकता था, जैसे क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क। रूस की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने पुतिन को कथित तौर पर बताया कि शहर गिर चुका है और रूस का पूरी तरह नियंत्रण है। प्रचार जोरों पर है। CNN रिपोर्ट के अनुसार रूस ने वीडियो तस्वीरों के साथ घोषणा की जिनमें रूसी सैनिक शहर के केंद्र में झंडा फहराते दिखे। इसे झुटलाना मुश्किल है ना? पर अक्सर की तरह रूस पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। रूस की सैन्य कमान प्रणाली इतनी खराब है कि पुतिन तक सिर्फ अच्छी खबरें पहुंचाने का दबाव रहता है, भले ही वे सच न हो। शायद रूस को लगा कि वो सच बोल रहा है। पुतिन शायद बंकर में सोच रहे हैं कि कॉन्स्टेंटिनिवका रूसी नियंत्रण में है। हालांकि असल में जो हो रहा था वो उन रूसी घुसपैठियों को पता नहीं था, जो अपने छुपने की जगहों से बाहर निकलकर झंडों के साथ वीडियो शूट करने के बाद फिर से अंदर घुस गए थे। असल में यूक्रेन सब कुछ देख रहा था। जैसे ही रूस ने अपना बड़ा दावा किया, यूक्रेन ने उसे खारिज कर दिया और जुलाई के बीतने के साथ हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ। रूस ने कुछ भी कब्जा नहीं किया था, उसके सैनिक घातक जाल में फंसाए गए थे। जाल बंद होने का पहला संकेत यूक्रेन की 425वीं एसोल्ट रेजिमेंट से मिला। स्केलियो के नाम से जानी जाने वाली इस रेजिमेंट ने 18 जुलाई को टेलीग्राम पर एक सीधा और कठोर संदेश दिया, एक वीडियो के साथ जो दावे की पुष्टि करता था। स्केलियो ने कहा, स्केलियो रेजिमेंट ने कॉन्स्टेंटिनिवका में तलाशी अभियान चलाकर यूक्रेनी झंडा फहराया। अब शहर यूक्रेन की सेनाओं के नियंत्रण में है। सीधा, स्पष्ट, बस एक संकेत कि उन रूसी सैनिकों का क्या हुआ जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने दोनेत्स्क के इस अहम शहर पर कब्जा किया है। अब और विवरण आए हैं जो आप समझ सकते हैं अगर आप जाने कि स्केलियो क्या करता है। यह कोई आम रेजिमेंट नहीं, बल्कि यूक्रेन की बेहतरीन जमीनी इकाइयों के जवान इसमें तैनात है। इनका काम है तलाशना, नष्ट करना और अगली घुसपैठ इकाई की तरफ बढ़ना। स्केलियो सफाया करने वाले हैं। वे उन स्थानों पर कब्जा नहीं करते जिन पर वे हमला करते हैं, बल्कि वे घुसपैठियों को खत्म करते हैं और फिर यूक्रेनी पैदल सेना उनका समर्थन करती है, जो उस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लेती है जिसे स्केलियो ने साफ किया है। इस तरह से उसे मुक्त किया जाता है। स्केलियो खास है, लेकिन रेजिमेंट के अधिकतर सैनिक स्पेशल फोर्सेज नहीं है। स्केलियो अनुभवी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आक्रमण सैनिकों, प्रतिभाशाली पैदल सैनिकों और यहाँ तक कि उन सैनिकों के मिश्रण से बना है जो युद्ध के मैदान में अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह के हमलावर काम के लिए कुछ क्षमता दिखाई है जो स्केलियो करता है। ये सब कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। स्केलियो सैनिक रूसी घुसपैठियों को ढूंढने के लिए बिना योजना दौड़ते नहीं हैं, बल्कि वे वियतनाम युद्ध में अमेरिका की फाइंड, फिक्स और फिनिश जैसी रणनीति अपनाते हैं। हथियार बदले हैं, सिद्धांत वही है। पहले स्केलियो ढूंढता है। ये आमतौर पर टोही ड्रोन से किया जाता है, जो कॉन्स्टेंटिनिवका के ऊपर उड़कर शहर में छिपे रूसी घुसपैठियों के छोटे छोटे समूह ढूंढते हैं। जब कोई समूह मिल जाता है तो फिक्स का चरण शुरू हो जाता है। यह अवैध सट्टेबाजी नहीं है। यह फिक्स का मतलब है ड्रोन से घुसपैठियों को रोकना, जिससे अगर वे भागने की कोशिश करें तो उनकी मौत तय हो जाती है। कुछ रूसी सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें मार देते हैं। बाकी लोग वही फंसे रहते हैं, जानते हैं कि बाहर नहीं जा सकते। तभी स्केलियो आगे बढ़ता है। कभी कभी रणनीति के अंत में शक्तिशाली हथियारों से रूसी सैनिकों को वही खत्म किया जाता है जहां वे छुपे होते हैं। कुछ मामलों में स्केलियो के सैनिक ड्रोन की मदद से पैदल अंदर जाकर दुश्मन सैनिकों को मारते या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन हर स्थिति में नतीजा एक ही होता है। एक छोटी सी घुसपैठ इकाई, जिसे रूस ये दावा करने की कोशिश करता है कि वो शहर के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने के लिए काफी बड़ी है, उसे लड़ाई से बाहर कर दिया जाता है। यूक्रेन उस क्षेत्र पर फिर से पूरा कब्जा कर लेता है जिसे रूस ने शुरू से ही मुश्किल से संभाल रखा था। संक्षेप में, यही वो शानदार चूहेदानी है जिसे यूक्रेन बार बार रूसी सैनिकों से खुद ही सक्रिय करवा देता है। घुसपैठियों के पास विकल्प नहीं होता। कमांडर उन्हें कॉन्स्टेंटिनिवका में चुपके से भेजते हैं
और झूठा आश्वासन देते हैं कि अपनी पोजीशन बना लेने के बाद मदद आएगी, लेकिन मदद कभी नहीं आती। यही वह झूठ है जिसे रूस बेचने की कोशिश करता है। ये दावा करता है कि उसने किसी शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, जबकि असल में वो सिर्फ छोटे छोटे सैनिक दलों को अंदर भेजता है ताकि वे झंडे के साथ फोटो खिंचवा सके। उसके बाद वे सैनिक छिपने चले जाते हैं। यही वो समय होता है जब जाल सक्रिय हो जाता है। स्केलियो आमतौर पर देखता है रूसी सैनिक छिपते ही मारे जाते हैं। जाल में फंसे चूहे। जब घुसपैठी समूह केवल 2 सैनिकों के होते हैं तो नतीजा साफ होता है, कुछ अंदर जाते हैं, कोई जिंदा नहीं लौटता। स्केलियो रेजिमेंट के काम और उन पैदल सैनिकों की मदद की वजह से जो हमला करने वाली टीमों का समर्थन करते हैं, कॉन्स्टेंटिनिवका की स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी रूस दावा करता है। शहर पर कब्जा नहीं हुआ है, कभी हुआ भी नहीं था, बल्कि ये रूस के कब्जे में आने से अब पहले से भी ज्यादा दूर है जितना पिछले कई महीनों में था। 20 जुलाई को 2 हफ्ते की मुहिम के बाद यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने खुलासा किया कि कॉन्स्टेंटिनिवका में अब सिर्फ 145 रूसी सैनिक बचे हैं। रूस अब भी शहर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टेंटिनिवका सेक्टर पर रोज करीब 20 हमले हो रहे हैं। यह शहर युद्ध से पहले 67,000 आबादी वाला था। क्या सच में कोई मानता है कि 145 या कुछ सौ सैनिक जिन्हें रूस ने पहले भेजा हो इस शहर को काबू में रख सकते हैं? रूस तो ऐसा ही मानता दिखता है। यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया कि नियंत्रण पाना आसान नहीं है, खासकर जब आप ऐसे रेजिमेंट से लड़े जिसने रूस की घुसपैठ रणनीति से निपटने के लिए एक खास तरह का जाल बिछाने में महारत हासिल की हो। कॉन्स्टेंटिनिवका में रूस कुछ घुसपैठियों को शहर में लाने में सफल रहा। घुसपैठियों को खत्म कर दिया गया है। इस समय आप में से कुछ को शायद डेजावू महसूस हो रहा होगा, जैसे ये कहानी पहले सुनी हो। आपने सुनी है, पिछली बार वो कॉन्स्टेंटिनिवका नहीं था। रूस ने भी यही चाल चली थी और उसके सैनिक 2025 के अंत में उसी जाल में फंस गए। वो तब भी काम नहीं आया था और अब भी काम नहीं आ रहा है। नवंबर 2025 में रूस ने दावा किया था कि उसने कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है, जो खार्किव क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है और जिस किसी के भी नियंत्रण में होता है उसके लिए एक रेलवे हब के रूप में काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे कॉन्स्टेंटिनिवका के मामले में हुआ था, यूक्रेन ने रूस के दावों को तुरंत खारिज कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की यहाँ तक कि कुपियांस्क भी गए और तस्वीरें खिंचवाई ताकि ये साबित किया जा सके कि रूस झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यह नहीं था कि रूस के पास कुपियांस्क में सैनिक नहीं थे। जैसा कि हमने कॉन्स्टेंटिनिवका में देखा, सैनिकों ने फिर घुसपैठ की। प्रावदा ने बताया कि उनमें से करीब 250 को उसी रणनीति से खत्म किया गया जो स्केलियो रेजिमेंट ने अपनाई थी। दिसंबर मध्य तक यूक्रेन कुपियांस्क का 90% पूरी तरह नियंत्रित कर चुका था। समानताएं नकारा नहीं जा सकती। रूसी पीछे हटना लगातार अपमानजनक था। एक बार फिर हमने सीखा है कि जब रूस दावा करता है कि उसने कुछ हासिल किया है तो पहली प्रतिक्रिया हमेशा अविश्वास ही होनी चाहिए। रूस को कॉन्स्टेंटिनिवका में जीत की बेहद जरूरत है, जैसे उसे कुपियांस्क में जीत की जरूरत थी। लेकिन ये सब फिर से एक भ्रम था, एक झूठा दावा कि घुसपैठ करने वाली इकाइयों ने कब्जा कर लिया है, जो इतनी छोटी थी कि एक बार पता चलने के बाद वे कभी भी लंबे समय तक क्षेत्र पर कब्जा नहीं रख सकती थी। लेकिन असली समस्या रूस के लिए यही है। यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनिवका जाल ने उस शहर और पूरे डोनेट्स्क में रूस की असफलताओं के बारे में कहीं ज्यादा उजागर कर दिया है जितना रूस कभी जानता था। कॉन्स्टेंटिनिवका की असली कहानी धीमी बढ़त और भारी नुकसान की है, वो भी किलेबंद शहरों की पट्टी में सबसे कम महत्वपूर्ण शहर पर कब्जे के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। तो रूस कॉन्स्टेंटिनिवका में क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये है उसकी असली मंशा। घुसपैठ असफल रही, अब रूस शहर पर दो तरफा घेराबंदी आजमाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने मकसद के लिए कॉन्स्टेंटिनिवका ड्रूस्किवका इलाके में लगभग 11,000 सैनिक जुटाए हैं। रूस की रणनीति सही है, पिंसर चाल प्राचीन युद्ध तकनीक है। यह एक साधारण विचार पर आधारित है जिसमें किसी लक्ष्य पर दो तरफ से हमला किया जाता है, जिससे बीच में फंसी सेना को अपनी ताकत बांटनी पड़ती है। रूस का लक्ष्य डोनेट्स्क किलेबंदी पट्टी के दक्षिणी सिरे पर स्थित कॉन्स्टेंटिनिवका पर कब्जा करना है ताकि वो बाकी 3 शहरों पर भी कब्जा कर सके। इंडिपेंडेंट के मुताबिक पिंसर के उपयोग से यूक्रेन को कॉन्स्टेंटिनिवका में रूस को रोकने के लिए ज्यादा सैनिक भेजने पड़ रहे हैं, जिससे शहर की रक्षा महंगी हो रही है। ये सब समझ में आता है और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो पिंसर कॉन्स्टेंटिनिवका जैसे किसी शहर पर कब्जा करने के लिए काफी होगा। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आगे क्या कहने वाले हैं। रूस की पिंसर रणनीति अच्छी नहीं चल रही है। रूस अपनी पिंसर चाल से वास्तव में जो हासिल कर रहा है वह औसतन लगभग 50 मीटर प्रतिदिन की बढ़त है, किलोमीटर नहीं, मीटर। आप अपने घर के एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकते हैं और रूस के इतने सैनिक खोने से यह दयनीय बढ़त और भी खराब हो रही है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है, अब रूस
हर एक यूक्रेनी सैनिक के मुकाबले 8 सैनिक खो रहा है। युद्ध के दौरान यह दर आमतौर पर 2 या 3 के मुकाबले 1 थी, लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है, जिससे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटिनोवका और किलेबंदी पट्टी के बाकी हिस्से पोक्रोस्क से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए रूस अब तक अपने दसियों हजार सैनिकों का खून बहा चुका है। सीधे शब्दों में कहे, एक पिंसर तभी बंद हो सकता है जब उसे बनाने वाली सेनाएं वास्तव में आगे बढ़ सके। जो सैनिक अभी कॉन्स्टेंटिनोवका घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। रूस की आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है और शहर पर आगे बढ़ने के उसके प्रयास की मानव और आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोवका में अभी क्या हो रहा है यह नहीं देखना चाहिए। रूस 1 साल से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और CNN की टाइमलाइन दिखाती है कि सब कितना बुरा चल रहा है। 29 जुलाई 2025 को डीप स्टेट नामक यूक्रेनी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक ने पहली बार रिपोर्ट किया कि रूसी सैनिकों ने कॉन्स्टेंटिनोवका में घुसने की कोशिश शुरू की थी। उस समय शहर काफी व्यस्त था, लेकिन आसन्न लड़ाई के संकेत दिख रहे थे, जैसे सड़कों पर ड्रोन से बचाव के लिए लगाए मछली पकड़ने के जाल। फिर भी रूस उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वो हमले शुरू कर सकता था और कॉन्स्टेंटिनोवका मुसीबत के कगार पर था। नवंबर 2025 तक रूसी सेना थोड़ी और करीब आ गई थी। उनकी ज्यादातर बढ़त शहर के बाहरी ड्रोन से भरे खतरनाक इलाकों में घुसपैठ करके हुई थी। हवाई हमले शुरू हो गए थे और रूस ने शहर पहुंच चुके घुसपैठियों के वीडियो साझा करने शुरू कर दिए थे। यूक्रेन अभी भी शहर के केंद्र पर काबिज था। जनवरी तक रूस थोड़ा और आगे बढ़ा और हमने उस पिंसर की शुरुआत देखी जो अब भी बन रही है। ये महीना रूस के लिए जितना अच्छा हो सकता था उतना ही अच्छा रहा। हालांकि देश को हर महीने 35,000 तक मारे या घायल होने वालों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस समय तक ज्यादातर नागरिक कॉन्स्टेंटिनोवका छोड़ चुके थे। पीछे देखे तो यह संभवतः वही समय था जब यूक्रेन वे जाल बिछा रहा था जिन्हें आधे साल बाद सक्रिय किया गया। मई तक रूसी घुसपैठिए और ड्रोन शहर में आने लगे थे। जुलाई की शुरुआत में कब्जे के दावे हुए और हम जानते हैं कि तब से अब तक क्या हुआ है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक बढ़त की कहानी है। हाँ, लेकिन इतने छोटे शहर के मुकाबले इसकी रफ्तार अविश्वसनीय रूप से धीमी है। CNN के अनुसार कॉन्स्टेंटिनोवका का क्षेत्रफल केवल 66 वर्ग किलोमीटर है। अगर रूस की सेनाएं पुतिन के अनुसार इतनी मजबूत है तो इसे लेना बहुत आसान होना चाहिए। हालांकि रूस को सिर्फ इस मुकाम तक पहुंचने में ही 1 साल लग गया है, जहां वह शहर में घुसपैठियों की छोटी छोटी टुकड़ियां और कुछ ड्रोन भेज सकता है और यूक्रेन ने उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया है। पिंसर मुश्किल से ही आगे बढ़ा है और जिन क्षेत्रों को वास्तव में रूसी नियंत्रण में माना गया है वे बढ़े नहीं है। अगर आप जुलाई 2025 और 2026 के CNN द्वारा साझा नक्शे देखें, हम देख सकते हैं कि रूस का नियंत्रण क्षेत्र सिकुड़ गया है, खासकर बखमुत के उत्तर पश्चिम में। दूसरे शब्दों में कहे तो रूस वास्तव में कॉन्स्टेंटिनोवका के आसपास क्षेत्र खो रहा है। 21 जुलाई की इंटरफेक्स रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी बलों ने पिछले हफ्ते डोनेट्स्क दनीप्रोपेट्रोव्स्क सीमा पर 43.37 वर्ग किमी क्षेत्र फिर से कब्जे में लिया। रूस केवल 17.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर पाया। ये वो दबदबा नहीं है जो पुतिन दिखाना चाहता है। ये सब कुछ क्रेमलिन से निकलने वाली कहानी से बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। गेरासिमोव का दावा है कि कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा नहीं है, हकीकत इससे बहुत दूर है। स्कालिया रेजिमेंट ने घुसपैठियों को खदेड़ा। यूक्रेन रूस के खिलाफ बढ़त में है। ये रूसी नियंत्रित क्षेत्रों को खतरनाक ग्रे जोन बना रहा है। पिंसर बंद नहीं हो सकता क्योंकि वह अभी बना नहीं है। अब रूस हताश हो रहा है। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन के प्रमुख आंद्री कोवालेंको ने दावा किया कि पुतिन को इस पतझड़ में 5 लाख तक रूसियों की लामबंदी के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे बड़ा विरोध और युद्ध से थकी रूसी जनता द्वारा विद्रोह का खतरा हो सकता है। ये सब इसलिए ताकि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अपनी लाइनों में बढ़ती हुई दरारों को भर सके। कोवालेंको जोड़ते हैं कि उन जुटाए गए सैनिकों को बुलाए जाने के 2 हफ्ते के भीतर ही युद्ध में झोंक दिया जाएगा, जो यह दिखाता है कि पुतिन कितने बेताब हैं कि मैदान में और सैनिक भेजे जाएं। उनकी और कमांडरों की यह अक्षमता कि वे समस्या हल करने को लोगों को झोंकने के अलावा कोई और रणनीति नहीं बना पा रहे। अगर लामबंदी होती है तो कॉन्स्टेंटिनोवका गिर सकता है, लेकिन पुतिन को देश में इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान लामबंदी से बचने की कोशिश की और इसकी ठोस वजह थी। उनके लोग इसे नहीं चाहते, खासकर जब इतनी जानें जा चुकी है। अब वापस कॉन्स्टेंटिनोवका और मुख्य कहानी पर आते हैं। सारांश में रूस ने दावा किया था कि उसने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसने नहीं किया था। यूक्रेन ने एक शानदार जाल बिछाया और जिन घुसपैठियों के बारे में रूस ने कहा था कि उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा कर लिया है, उन्हें लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रूस ने इस एक शहर पर कब्जा करने में 1 साल बिता दिया है और वो अभी भी इसके करीब भी नहीं पहुंचा है। ये सब क्यों मायने रखता है? सबसे पहले पुतिन के पास कोई दबाव बनाने की ताकत नहीं है।
असल में इन झूठे दावों का मकसद भी यही है। वे या तो जनरलों की बातों पर भरोसा करते हैं कि रूस ने शहरों पर कब्जा किया, या खुद इस नाटक में शामिल है। इस तरह के झूठे दावे सिर्फ रूस को उसकी असली ताकत से ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए किए जाते हैं। पुतिन को इसकी दो वजह है। पहला, उन्हें अपने लोगों को दिखाना है कि रूस अब भी वही सैन्य शक्ति है जैसा वह हमेशा कहता आया है। इसका सबसे अच्छा तरीका है दावा करना कि रूस यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रहा है। दूसरी बात, पुतिन की नजर शांति वार्ताओं पर है। वे उनमें शामिल नहीं होना चाहते, मगर अगर वे शामिल होते हैं तो तब जब रूस द्वारा इलाकों पर कब्जा करने की खबरें सुर्खियों में हों, भले ही उन दावों को कुछ दिनों बाद गलत साबित कर दिया जाए। पुतिन जानते हैं कि शांति वार्ता में उनकी टाल मटोल रणनीति का समय खत्म हो रहा है और उन्हें किसी भी तरह की जीत चाहिए जिसे वे अपने इस दावे के समर्थन में इस्तेमाल कर सके कि यूक्रेन को शांति के लिए डोनबास क्षेत्र रूस को सौंप देना चाहिए। वो दावा जल्दी पूरा होता नहीं दिख रहा। कॉन्स्टेंटिनिवका रूस के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही थी, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जीत जो रूस की महीनों में पहली असली बड़ी प्रगति होती। वसंत और गर्मी का हमला अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था। रूस का उद्देश्य इस हमले से पूरे किलेबंदी क्षेत्र को नष्ट करना था, लेकिन अब तक उस हमले से कोई भी सैन्य अभियान के स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने 1 जुलाई को यह घोषणा की। रूस ने 2 दिन बाद ही अपनी कॉन्स्टेंटिनिवका पर दावा किया, मानो वे जवाब दे रहे हों, और हमने देखा कि उसका क्या नतीजा निकला। अब डोनेट्स्क में रूस की धीमी प्रगति के कारण ISW को अनुमान लगाने में भी भरोसा नहीं कि ये क्षेत्र कब रूसी नियंत्रण में आएगा। इसमें अनगिनत साल लग सकते हैं, खासकर जब रूस को किलेबंदी क्षेत्र के सबसे कमजोर शहर के साथ इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है और यूक्रेनी जवाबी हमलों के कारण रूस उन इलाकों को भी खो रहा है जिन पर उसने कभी कब्जा किया था। कॉन्स्टेंटिनिवका के लिए लड़ाई जारी है। फिलहाल नहीं लगता कि रूस 2026 के अंत तक शहर पर पूरा नियंत्रण ले पाएगा। रूस को अभी भी नियंत्रण का झूठा दावा करना पड़ रहा है, जबकि उसकी सेना अपमानजनक रूप से पीछे हट रही है। और जैसे जैसे यूक्रेन मजबूत होता जा रहा है, वो अपनी किलेबंदी को जवाबी हमलों और डोनेट्स्क में रूसी पीछे के इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों के साथ जोड़ रहा है। ये समझना कठिन है कि रूस जल्द कोई बड़ा कदम कैसे उठाएगा। 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने भारी हथियारों से लैस विशेष बलों के सैनिकों की एक छोटी सेना को उस क्षेत्र में भेजा। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों की नाकाबंदी कर क्षेत्रीय सरकार हटाई गई और पुतिन समर्थक कठपुतलियों को सत्ता में बैठाया गया। ये नाटकीय, अवैध लेकिन प्रभावी था। यूक्रेन और दुनिया चौंक गई थी। ये अभियान इतना तेज था कि कूटनीतिक या सैन्य प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। पुतिन के लिए ये मिशन बेहद सफल रहा। सपना पूरा हुआ। हालांकि करीब 10 साल आगे बढ़े तो वो सपना अब एक बुरे सपने में बदलने लगा है। यूक्रेनी सेना अपने शस्त्रागार और युद्ध क्षेत्र में मिली बढ़त का पूरा फायदा उठाकर अब पहले से कहीं ज्यादा प्रायद्वीप को निशाना बना रही है। वे इसे आजाद या फिर से अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते, बल्कि इसे अलग थलग कर दुश्मन के लिए कब्जा मुश्किल और महंगा बनाना चाहते हैं। इस रणनीति के प्रभाव और इसके पीछे की सोच को समझने के लिए हमें मार्च 2014 तक पीछे जाना होगा। पुतिन द्वारा क्रीमिया का विलय बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई थी। उन्होंने वहां की संसद को भंग कर दिया था और अपने वफादार नए नेताओं को वहां स्थापित कर दिया था, और यहाँ तक कि एक पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी जनमत संग्रह भी आयोजित करवा दिया, जिसमें चौंकाने वाले 96.77% मतदाताओं ने कथित तौर पर यूक्रेन छोड़कर रूसी संघ में शामिल होने का विकल्प चुना। इसके बाद के दिनों में पुतिन ने क्रीमिया को रूस में शामिल करने की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कब्जा आधिकारिक हुआ। इसके बाद पुतिन को क्रीमिया की अनोखी भौगोलिक स्थिति से जुड़ी नई समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्रीमिया एक प्रायद्वीप है। यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। 2014 में रूस से वहाँ जमीन के रास्ते पहुँचने का एकमात्र तरीका था कि आपको यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी पड़ती थी और कई यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन से होकर गुजरना पड़ता था। फिर उत्तर से क्रीमिया में प्रवेश करना होता था। अन्य विकल्पों में हवाई या समुद्री यात्रा थी, जिसमें कर्ज, जलदमरू मध्य के पार फेरी सेवाएं शामिल थीं, जो एक अपेक्षाकृत संकरा जलमार्ग है और काला सागर को अज़ोवो सागर से जोड़ता है, जिसके पश्चिम में क्रीमिया और पूर्व में रूस का क्रास्नोदार क्राय है। अब विलय से पहले क्रीमिया अपनी आवश्यक ईंधन, भोजन, पानी, बिजली और नागरिक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से मुख्य भूमि यूक्रेन पर निर्भर था। विलय के बाद अब रूस की जिम्मेदारी थी कि वो सब वहां पहुंचाए, पर सिर्फ फेरी से ये कारगर नहीं था। पुतिन भी चाहते थे कि और रूसी लोग क्रीमिया में बसें, वहां घर खरीदें, कारोबार शुरू करें या पूरे प्रायद्वीप में छुट्टियां मनाएं। ये सब करने के लिए उन्हें वहां पहुंचना आसान बनाना था।
उन्होंने कर्च जलडमरू मध्य पुल क्राइमियन ब्रिज के निर्माण का आदेश दिया, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। 19 किलोमीटर यानी 12 मील लंबा ये पुल फरवरी 2016 में बनना शुरू हुआ और 2018 में कारों और अन्य वाहनों के लिए खोल दिया गया। पुल का रेलवे हिस्सा 1 साल बाद शुरू हुआ। जल्द ही हजारों हजार वाहन इस पुल को पार करने लगे। हर दिन यूरोप का सबसे लंबा पुल रूस की क्रीमिया प्रायद्वीप की रसद व्यवस्था को सहारा देने और केर्च जलडमरू मध्य के पार सैनिकों व सैन्य उपकरणों को ले जाने की क्षमता बढ़ाता है और इस क्षेत्र में पर्यटन के प्रवाह को भी आसान बना दिया। लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया है कि पुतिन वो इंसान नहीं है जो आसानी से संतुष्ट हो जाएं। सत्ता की निरंतर चाहत से प्रेरित होकर वो हमेशा और अधिक चाहते हैं। तो 2022 में उन्होंने यूक्रेन पर पूरी तरह हमला करने का आदेश दिया, खासकर लुहांस्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया और खेरसॉन क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूसी राष्ट्रपति के इस फैसले के कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक क्रीमिया प्रायद्वीप से रूसी मुख्य भूमि को जोड़ने वाले भूमि गलियारे पर नियंत्रण पाना था। दोनेत्स्क, जापोरिजिया और खेरसॉन पर नियंत्रण से रूस को सैनिकों और आपूर्ति ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग मिलता। साथ ही अज़ोव सागर के तटीय क्षेत्र पर भी पूरा नियंत्रण मिलता। जैसा हुआ, युद्ध की शुरुआत में रूसी सेनाओं ने क्रीमिया तक पहुंचने पर ध्यान दिया और रास्ते के सबसे बड़े शहर की 3 महीने घेराबंदी की। मारिउपोल और मई 2022 के मध्य तक आक्रमण के कुछ हफ्तों में भूमि गलियारा साफ हो गया था। रूस ने क्रीमिया के नियंत्रण का फायदा उठाकर दक्षिण से खेरसॉन में सेनाएं भेजीं और कई छोटे शहरों व बस्तियों पर जल्दी कब्जा कर लिया। जितनी ज्यादा जमीन कब्जाई, उनके प्रायद्वीप के चारों ओर बफर बढ़ता गया, जिससे यूक्रेन का क्रीमिया पर दोबारा नियंत्रण असंभव लगने लगा। ऐसा लगा कि इलाका हमेशा के लिए खो गया है और पुतिन भी ये समझते थे। मार्च 2024 में विलय की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने अपनी खुशी जाहिर की कि प्रायद्वीप अपने गृह बंदरगाह में लौट आया है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये क्षेत्र यूक्रेन के अन्य कब्जे वाले इलाकों के साथ आने वाली पीढ़ियों तक रूस के बाकी हिस्सों के साथ हाथ में हाथ डालकर रहेगा। उस समय हालांकि यूक्रेन ने क्रीमिया और केर्च ब्रिज पर कुछ सफल हमले किए थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पुतिन सही थे। 2026 की गर्मियों तक क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण काफी कम हो गया, जिसका श्रेय यूक्रेन के लगातार अभियानों को जाता है, जिन्होंने क्षेत्र की रक्षा, रसद व्यवस्था और आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाया। ये अभियान संभवतः 2022 से ही चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने जब भी मौका मिला क्रीमिया के एयरबेस, बंदरगाहों और रक्षा ठिकानों जैसे लक्ष्यों पर छिटपुट हमले किए हैं। 2026 में इसकी प्रभावशीलता और तीव्रता काफी बढ़ गई है। कीव की सेनाएं अब सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले कर रही हैं। इन हमलों से सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। बिजली पानी की कटौती, आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं और पूरा प्रायद्वीप अराजकता में है, जिससे घबराए पर्यटक और रूसी निवासी क्षेत्र छोड़ने की कतार में है। यह यूक्रेन की गलतियों से सीखने और रणनीति बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है और संघर्ष की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को अद्भुत तरीके से ढालने की क्षमता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 2023 में देश ने एक विशाल जवाबी हमला संगठित किया, आक्रमणकारी सेना को पीछे धकेलते हुए उस भूमि को वापस लेने के इरादे से जो रूस के कब्जे में चली गई थी, और उससे भी महत्वपूर्ण क्रीमिया तक बने भूमि गलियारे को काटने के उद्देश्य से। हालांकि यूक्रेन की पूरी कोशिशों और कुछ क्षेत्रों में मध्यम स्तर की सफलता के बावजूद ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। यूक्रेनी सेना रूस की जनशक्ति और उपकरणों की बढ़त का मुकाबला नहीं कर सकी। क्रेमलिन की सेनाओं को पता था कि दुश्मन पलटवार की तैयारी कर रहा है। उन्होंने नियंत्रण बनाए रखने के लिए मजबूत रक्षा पंक्तियां बनाई, बारूदी सुरंगें बिछाईं और वाहनों को रोकने के लिए खाइयां खोदी। और उन्होंने प्रमुख जगहों पर तोपखाने तैनात किए ताकि यूक्रेन की कई मशीनीकृत बढ़तों को रोका जा सके, इससे पहले कि वे बड़ी मात्रा में खोई हुई जमीन वापस ले पाते। छोटी सेना के कारण यूक्रेन को सेनाएं अलग अलग दिशाओं में बांटनी पड़ी, जिससे रूस के लिए हमला विफल करना आसान हुआ। जब तक हालात सामान्य हुए, यूक्रेन 6 महीने की अवधि में कुछ ही गांव और बस्तियां वापस हासिल कर सका, लेकिन इस दौरान उसने बहुत सारे सैनिक और उपकरण खो दिए। यूक्रेन ने कड़वे अनुभव से ये सीख लिया था कि जमीन के गलियारे में सीधा पूरी ताकत से हमला करना काम नहीं करेगा। रूसी रक्षा पंक्तियां इतनी गहरी और सघन थीं कि उन्हें भेदना संभव नहीं था। वहीं यूक्रेन की सामरिक अनुकूलता काम आई। कमांडरों ने जाना कि वे रक्षा पंक्तियां पार नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से जा सकते हैं।
इसके लिए सही उपकरण चाहिए थे, जिसमें समय लगा। लेकिन देश के रक्षा क्षेत्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बड़े, बेहतर और ज्यादा स्मार्ट ड्रोन, साथ ही लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित की, जिससे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से और भी ज्यादा क्रीमिया के ठिकाने उनकी पहुंच में आ गए। यूक्रेन ने रूसी रडार और वायु रक्षा प्रणालियों सहित संपत्तियों पर हमले जारी रखे ताकि तेज हवाई हमलों के दौरान रूस की रक्षा कमजोर हो जाए। 2026 तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और मंच सज चुका था। रूस की आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी पड़ गई थी। यूक्रेन की सेनाएं सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर मोर्चा सफलतापूर्वक संभाले हुए थीं और कीव के पास आखिरकार वे संसाधन आ गए थे जिनकी उसे जरूरत थी। देश के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के शब्दों में, क्रीमिया को एक द्वीप में बदलना। आगे बढ़ने से पहले बता दें, हम मिलिट्री शो इसलिए बनाते हैं ताकि असल में ताकत कैसे काम करती है ये समझा सके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस ना हो। मई 2026 कीव ने अपनी चाल चली। मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों की एक तेज बौछार शुरू हुई, जिसका निशाना सड़कें, रेल परिवहन, पुल, फेरी और वायु रक्षा प्रणालियां थीं। ये हमले क्रीमिया और रूस से जुड़े कब्जे वाले इलाकों में हुए, जिससे सप्लाई लाइनों को काट दिया गया जो लंबे समय से रसद पहुंचा रही थी। कर्च ब्रिज पर उसके पिछले हमलों ने पहले ही उस संरचना को रूसी सेना के लिए एक जोखिम भरा विकल्प बना दिया था, लेकिन क्रेमलिन अब भी सैनिकों, ईंधन, भोजन और अन्य सामानों को फेरियों और सड़कों के जरिए प्रायद्वीप में भेजने में सक्षम था। इन हमलों ने उन सभी विकल्पों को बेकार और निष्क्रिय कर दिया है। कर्च जलदमरू मध्य को पार करने वाली रेल फेरी एक के बाद एक निष्क्रिय कर दी गईं। जो सड़कें कभी सैन्य काफिलों के लिए सुरक्षित थीं, अब कीव के ड्रोन के नियंत्रण में आ गईं। अब कोई भी रास्ता सुरक्षित या कारगर नहीं था। आपूर्ति लाइनें कटने से क्रीमिया पर जल्द असर दिखा। यूक्रेन का अभियान शुरू होने के कुछ ही दिनों में ये महसूस हुआ, जैसे जैसे ईंधन और ऊर्जा की आपूर्ति घटी, पूरे प्रायद्वीप में घबराहट फैलने की रिपोर्टें आने लगीं। फिर यूक्रेन ने इसे और बढ़ा दिया। जून में उसने हमले तेज किए और विद्युत उपकेंद्र, ईंधन डिपो, लॉजिस्टिक्स केंद्र व महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक लक्ष्य बढ़ाए। इसका असर रूस की सैन्य मौजूदगी के साथ साथ वहां के पर्यटकों, छुट्टी मनाने वालों और घर मालिकों पर भी पड़ा। मई में यूक्रेन ने क्रीमिया में 22 हमले किए। सिर्फ जून के आखिरी हफ्ते में कुल 55 हमले हुए, जो इस क्षेत्र ने अब तक देखे सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी हमलों में से थे। क्योंकि यूक्रेन सिर्फ ड्रोन पर निर्भर नहीं था, उसने अपने देश में बने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों को भी लैंड कॉरिडोर में चल रहे काफिलों और काला सागर तथा अजोव सागर दोनों पर स्थित रूसी नौसैनिक बंदरगाहों की ओर तैनात किया। जो घबराहट की स्थिति थी, वो अब पूरे क्षेत्र में आपातकाल में बदल गई है। वास्तव में 26 जून को स्थानीय क्रेमलिन द्वारा नियुक्त क्रीमियन अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर पूरे क्षेत्र में अनिश्चितकालीन आपातकाल की घोषणा कर दी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से कर्च पुल को बंद कर दिया। रूसी शहरों के लिए कई ट्रेनें ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे के चलते रद्द कर दी गई हैं। ये उन हजारों रूसी लोगों के लिए बुरी खबर है जो इस क्षेत्र से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में 26 जून को स्वतंत्र रूसी टेलीग्राम चैनल अस्त्रा ने कर्च जलडमरू मध्य पुल की दिशा में बन रही हैरान कर देने वाली 15 किलोमीटर यानी 9.3 मील लंबी वाहनों की कतार की तस्वीरें और रिपोर्ट साझा की। स्थानीय लोगों के प्रायद्वीप छोड़ने के फैसले से पर्यटन को बड़ा झटका लगा। क्रीमिया रूसियों के लिए हमेशा से लोकप्रिय छुट्टियों का स्थल रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग सुंदर समुद्र तटों, तटीय शहरों, शानदार रिजॉर्ट्स और सुखद मौसम का आनंद लेने आते हैं। हालांकि 2026 की गर्मी में निश्चित रूप से इस इलाके में सामान्य भीड़ नहीं उमड़ेगी। रूसी टूर ऑपरेटरों, होटलों और गेस्ट हाउस मालिकों की रिपोर्ट्स भी यही रुझान दिखा रही हैं। बुकिंग्स कम हो गई हैं और रद्दीकरण बढ़ गए हैं। एक ट्रैवल आउटलेट के अनुसार जून में 80% और जुलाई अगस्त में 50% तक रद्दीकरण हुए हैं। लोकप्रिय होटल जो आमतौर पर भीड़ से भरे रहते हैं, वे रिकॉर्ड कम ऑक्यूपेंसी दर का सामना कर रहे हैं। संक्षेप में, रूसी लोग अब साफ तौर पर समझ रहे हैं कि क्रीमिया अब रहने के लिए अच्छा या सुरक्षित स्थान नहीं है। जो लोग वहां जाने की योजना बना रहे हैं, वे दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि जो लोग पहले से ही वहां हैं, वे वहां से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हालात बिगड़ते देख खुद ऐसा किया, जबकि अन्य ने फ्योडोरोव जैसे अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान दिया, जिन्होंने रूसियों को अप्रत्याशित परिणामों की चेतावनी दी और कहा कि क्रीमिया में नर्क शुरू हो रहा है।
रिफात चुबरोव, क्रीमियन तातार लोगों की मजलिस के अध्यक्ष, जो क्रीमियन तातारों की सर्वोच्च कार्यकारी प्रतिनिधि संस्था है, उन्होंने कब्जे वाले प्रायद्वीप में रह रहे रूसी नागरिकों से जल्द वहां से निकलने का आग्रह किया। एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया गया। चुबरोव ने कहा कि प्रायद्वीप पर यूक्रेन के हमले अब से और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं। मैं क्राइमिया की वर्तमान आबादी के उस हिस्से को संबोधित करना चाहता हूं, खासकर जो 27 फरवरी 2014 के बाद यहां आए हैं। कब्जे वाले क्राइमिया में जाली रूसी संपत्ति दस्तावेजों के साथ आपकी मौजूदगी यूक्रेनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों के तहत अवैध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्राइमिया अब अग्रिम मोर्चा बन चुका है। रूसी कब्जे वाली सेनाओं से इसकी मुक्ति अपरिहार्य है। चुबरोव ने कहा कि जो अनिवार्य सजा से बचना चाहता है उसे अभी निकल जाए या परिणाम भुगते। हर दिन जब तक कर्च ब्रिज चालू है, वो आपका क्राइमिया को सुरक्षित और स्वेच्छा से छोड़ने का मौका है। जल्द ही ऐसा कोई अवसर नहीं रहेगा। कर्च ब्रिज के टूटने और जमीनी रास्ता बंद होने का इंतजार न करें। इस बीच रूसी अधिकारी अब संकट की गंभीरता को छुपा नहीं सकते। एक चौंकाने वाले और अभूतपूर्व कदम में क्षेत्रीय प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने सैन्य वाहनों, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी एजेंसियों को ही ईंधन बिक्री सीमित करने का आदेश दिया। ये हालिया ईंधन संकट की एक और घटना थी जिसने क्षेत्र को महीनों से जकड़ा है। संकट की शुरुआत में क्राइमिया के कार मालिकों को कर्च ब्रिज पार कर क्रास्नोदार क्राय में गाड़ी की टंकी भरवानी पड़ती थी। कुछ लोग ईंधन के डिब्बे भरकर घर लौटकर उन्हें 2 गुने 3 गुने दाम पर बेचते थे। अब वो तरीका कारगर नहीं रहा, क्योंकि 28 जून को यूक्रेन ने क्रास्नोदार ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसके बाद दक्षिणी रूस खुद और गहरे ईंधन संकट में डूब गया। गैस की भारी कमी के कारण स्थानीय फ्यूल स्टेशन अब क्राइमियन नंबर प्लेट वाली कारों को सेवा नहीं दे रहे हैं, जिससे स्टेशनों पर बहस और झगड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र पुलिस बुलाई। इससे कई लोग क्रीमिया में फंसे हैं और बाहर जाने को ईंधन नहीं मिल पा रहा है। उनकी जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। जून की स्ट्राइक्स के बाद से इलाके में बार बार बिजली कट रही है, जिससे कई घरों और कारोबारों की बिजली चली जाती है। पानी और खाने की कमी भी अब और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जिसे रूसी रिवियरा कहा जाता था वो अपनी सारी खूबसूरती खोता जा रहा है और छुट्टियां मनाने की जगह अब जंग का मैदान बन गया है। अब हवाई हमले के सायरन नियमित रूप से बजते हैं, फिर धमाके होते हैं और आग धुआं आसमान में फैल जाता है। कई क्रीमियाई लोग अब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। लोग अपनी परेशानी बताते हुए पोस्ट और वीडियो साझा कर रहे हैं। कुछ ने पुतिन से हालात संभालने की अपील की। उदाहरण के लिए एक युवती ने 5 जुलाई को पोस्ट किए वीडियो में कहा, मैं मॉस्को और पुतिन से क्रीमिया के लोगों की तरफ से कह रही हूँ, आपने सुरक्षा और सामान्य जीवन का वादा किया, लेकिन यहाँ खाली पेट्रोल पंप, डर और चेक पॉइंट्स हैं। कतारें लंबी हैं और अनिश्चितता है। टीवी कहता है सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन क्रीमिया सर्वाइवल मोड में है, तो हालात काबू में नहीं है। आपने हमें क्यों छोड़ा? ये भावनाएं पूरे क्षेत्र में गूंज रही हैं, लेकिन मॉस्को इन्हें अनसुना कर रहा है। जमीनी रास्ते कम पड़ रहे हैं, कर्च ब्रिज पर भरोसा नहीं। क्रेमलिन ने शैडो फ्लीट टैंकरों से समुद्र के रास्ते क्रीमिया को सप्लाई देने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। 6 जुलाई की रात 8 टैंकर, हर एक में 7000 मीट्रिक टन पेट्रोल, अज़ोवो सागर से क्रीमिया जा रहे थे, जब यूक्रेनी ड्रोन ने हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। कीव ने साफ कर दिया है कि प्रायद्वीप तक कोई रास्ता सुरक्षित नहीं है। सभी रास्तों पर नजर है, ड्रोन मिसाइलें तैयार हैं, कोई भी जाएगा तो हमला होगा। अभियान की शुरुआत से ही यूक्रेन का मिशन स्पष्ट है। CNN के निक पैटन वॉल्श के अनुसार देश का मकसद क्रीमिया में रहना कठिन बनाना है। एक ऐसी जगह जहां न पर्यटन, न गैस, न बिजली, न सस्ता खाना है और न वहां तक जमीनी गलियारा। नतीजतन पहले से ही कठिन जगह को क्रेमलिन के लिए कब्जे में रखना अब उतना फायदेमंद नहीं लगता। वे कहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया को पुतिन के ताज के गहने से अपने दबाव के साधन में बदलना चाहता है, शायद भविष्य की शांति वार्ता में, या पुतिन के लिए एक नुकसानदायक कांटा बनाना है जब वो युद्ध पर असहमति से जूझ रहे हैं। अब तक यूक्रेन इन सभी क्षेत्रों में सफल है। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अनमोल जमीन जीत ली है, एक चमकता खजाना जिसे जनता को दिखा सकते हैं। खूबसूरत प्रायद्वीप जहां शानदार रिसोर्ट्स हैं जिनका रूसी लोग दशकों तक आनंद लेंगे और इसके लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। 2026 में वो खजाना अब नरक बन चुका है।
जहां घबराहट, डर और अराजकता है और पुतिन के पतन का प्रतीक बन गया है। रूस के SU-35 पायलट ने सोचा कि उसे कोई खतरा नहीं है। वह मोर्चे से इतना दूर था कि उसे यूक्रेन की वायु रक्षा से नहीं जूझना पड़ेगा। उसने ऐसा ही सोचा था। उस पायलट को लगा कि वो बिना किसी अंजाम की परवाह किए उड़ सकता है। यूक्रेन कुछ करने वाला नहीं था। उसके बेहतरीन विमान भी SU-35 से डॉग फाइट में नहीं टिक सकते। सब कुछ ठीक चल रहा था। तब तक सब ठीक था जब तक कि यूक्रेनी F-16 विमानों ने रूस के सबसे घातक फाइटर जेट को, जिसे रूस नियमित रूप से तैनात करता है, एक ऐसे शानदार तरीके से शर्मिंदा नहीं कर दिया जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। यूक्रेन के F-16 पायलटों ने दबदबा बनाने का नया तरीका खोजा है। एक बदकिस्मत Su-35 पायलट सबसे पहले यह जानने वाला था कि कैसे, हालांकि शुरुआती रिपोर्टिंग से यह पता नहीं चलता। यूक्रेन ने पहले खुलासा किया था कि Su-35 गिराया गया है। 8 जुलाई की टेलीग्राम पोस्ट में यूक्रेनी वायुसेना ने पूर्वी दिशा में एक Su-35 को मार गिराने और इसकी पुष्टि की घोषणा की। मौके की तस्वीरों से यूक्रेन का दावा सही साबित हुआ, जिसमें रूसी फाइटर जेट का मलबा दिखा। बेशक रूस पहले भी Su-35 विमानों को खो चुका है। जून 2025 तक नष्ट किए गए Su-35 की दृश्य रूप से पुष्टि की गई संख्या 8 थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब तक रूस ने जितने Su-35 गंवाए हैं, उनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों में नष्ट हुए। 8 जुलाई की घटना में बताया गया कि रूस के प्रमुख फाइटर जेट को एक यूक्रेनी F-16 ने गिरा दिया, जो आमने सामने की डॉग फाइट में उसका सामना करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। यूक्रेनी वायुसेना की घोषणा के तुरंत बाद सुखोमेमस यूट्यूब चैनल ने इसका विश्लेषण प्रकाशित किया और 8 जुलाई की एक वीडियो में सुखोमेमस ने बताया कि रूस का Su-35 एक हवाई मुकाबले में मार गिराया गया था। ये कोई ड्रोन नहीं था जो चुपके से आकर फाइटर जेट को गिरा दे। ये यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली भी नहीं थी जिसने ऐसा मिसाइल दागा जिससे Su-35 का पायलट बच नहीं सका। इसमें एक डॉग फाइट हुई थी जिसमें कम से कम एक यूक्रेनी F-16 का मुकाबला एक रूसी Su-35 से हुआ। इस कहानी में एक ट्विस्ट है और हमने आपको अभी थोड़ा सा इशारा दिया है। हमारे साथ बने रहिए, हम सब कुछ बताएंगे। रूस के Su-35 के नुकसान की और पुष्टि खुद रूस से आई है, बिल्कुल भी रक्षा मंत्रालय या क्रेमलिन से नहीं। दोनों में से कोई भी ये बात सार्वजनिक नहीं करना चाहेगा कि रूस ने अभी अभी एक Su-35 उस तरह की हवाई लड़ाई में खो दिया है जिसे जीतने में वो सक्षम माना जाता है, बल्कि यह पुष्टि एक सैन्य टिप्पणीकार ओलेक्सी जेमत्सोव नामक व्यक्ति से आती है, जो एक रूसी सैन्य ब्लॉगर है। जेमत्सोव ने पुष्टि की कि जो मलबा हमने पहले साझा की गई फुटेज में देखा था वह वास्तव में एक Su-35 था। उन्होंने बताया कि पायलट कथित तौर पर यूक्रेन के हमले से बचा और किसी तरह खुद को घसीटते हुए रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में पहुंच गया। ये दावा सही है या नहीं देखना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टिंग के समय हमें जो एकमात्र बात निश्चित रूप से पता थी वह यह थी कि एक Su-35 गिराया गया था। यह सिर्फ इतना स्पष्ट था कि इसमें F-16 शामिल था, बाकी सब अनिश्चित था। रूस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। रूस की वायुसेना यूक्रेन पर अपनी इच्छा थोपने में युद्ध की शुरुआत से ही पूरी तरह विफल रही है। 10 जुलाई तक रूस ने यूक्रेन के हाथों 437 विमान और 353 हेलीकॉप्टर खो दिए हैं, जिनमें से कई आक्रमण के पहले कुछ हफ्तों में ही मार गिराए गए थे। जब रूस ने घमंड में ये मान लिया कि यूक्रेन के पास उन्हें रोकने के लिए जरूरी वायु रक्षा प्रणाली नहीं है, यह बात जल्दी ही गलत साबित हो गई और रूस ने युद्ध का अधिकांश समय ऐसी रणनीति में बिताया है जिसमें वह अपने विमानों को मोर्चे के पीछे रखता है ताकि वे सुरक्षित दूरी से यूक्रेन पर मिसाइलें और ग्लाइड बम दाग सके। उस रणनीति ने यूक्रेन की जीत नहीं रोकी। 26 जून को यूक्रेनी हमले में रूस ने क्रीमिया के बेलबेक हवाई अड्डे पर अपना MiG-29 फाइटर जेट खो दिया। रूस के Su-35 विमानों का भंडार अब घट रहा है। यूक्रेन द्वारा हाल ही में गिराए गए विमान से पहले कम से कम 8 के नष्ट होने की पुष्टि हुई थी। इस विमान की आखिरी ज्ञात डिलीवरी रूस की सेना को नवंबर 2025 में हुई थी और ऐसा लगता है कि यह 15 से 18 विमानों का एक बैच था। उससे पिछले साल रूस को 15 और Su-35 मिले थे। ये कहना मुश्किल है कि और आ रहे हैं या नहीं, पर यूक्रेन इन भंडारों को घटा रहा है। अब एक और Su-35 गिराया गया। जैसे रूस यूक्रेन में अपनी वायु शक्ति का फायदा नहीं उठा सका, वैसे ही Su-35 का F-16 के हाथों गिरना नहीं होना चाहिए था। मान लीजिए ये वही एक के बनाम एक हवाई मुठभेड़ थी जिसकी शुरुआत में रिपोर्ट आई थी। ऐसी स्थिति में मान ले कि यूक्रेनी और रूसी पायलटों की क्षमता समान थी, तो Su-35 को जीतना चाहिए था। पॉपुलर मैकेनिक्स के पास डेटा है। F-16 और Su-35 दोनों चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट है, लेकिन 2016 में पेश हुआ Su-35 ज्यादा आधुनिक है। F-16 एक एयरफ्रेम है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। दोनों की अधिकतम गति ऊंचाई पर करीब मैक
2 है, लेकिन Su-35 की जीत का मुख्य कारण इसका कॉम्बैट रेंज है। F-16 की कॉम्बैट रेंज लगभग 925 किलोमीटर है। Su-35 की कॉम्बैट रेंज लगभग 1600 किलोमीटर है। इससे Su-35 पायलट को पोजीशन लेने के लिए ज्यादा गुंजाइश मिलेगी अगर उनके विमान के रडार और सेंसर समय रहते F-16 को पहचान ले। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। स्ट्रासम का कहना है कि Su-35 का नोजल मूवमेंट F-16 से ज्यादा लचीला है। Su-35 के दोनों नोजल्स 360 डिग्री घूम सकते हैं और अलग अलग अक्षों पर मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि Su-35 कोबरा मैन्यूवर कर सकता है, जिसमें वह हवा में एक ही जगह पर लगभग रुक जाता है। F-16 ऐसा नहीं कर सकता। डॉग फाइट में वेस्टल एयरफ्रेम Su-35 का पीछा करता है, लेकिन ये चालाक मूव रूसी फाइटर को रुकने देता है। F-16 आगे निकलता है, जिससे Su-35 के पायलट को बढ़त मिलती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि F-16 Su-35 को हरा नहीं सकता। हालांकि F-16 को Su-35 की स्थिति पहले से जानने के लिए AWACS की मदद लेनी होगी और अमराम जैसी एयर टू एयर मिसाइलों पर भी निर्भर रहना होगा। इन्हें विजुअल रेंज से बाहर दागा जा सकता है, जिससे F-16 को Su-35 पर घात लगाने का मौका मिलता है, बिना सीधे डॉग फाइट में फंसे। संक्षेप में Su-35 को F-16 पर बढ़त हासिल होने की उम्मीद है, लेकिन रूस का फाइटर जेट उस मुकाबले में हार गया जिसे एयर टू एयर ड्यूल कहा गया है। कैसे? इसका जवाब है ये सीधी डॉग फाइट नहीं थी। यूक्रेन ने ऐसी रणनीति अपनाई कि रूस के फाइटर जेट पायलट को अपना Su-35 यूक्रेन के बिछाए जाल में ले जाना पड़ा। यूक्रेन ने ये कैसे किया? बताने से पहले याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पर वापस जाने से पहले ऐसा करने का यही सबसे अच्छा समय है। ये यूक्रेनी पत्रकार इवान याकोविना है, जो मानते हैं कि उन्होंने पता लगा लिया है कि यूक्रेन ने ऐसी जीत कैसे पाई जो उसके F-16 विमानों से संभव नहीं थी। रूसी रिपोर्ट्स के अनुसार याकोविना बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस के Su-35 पायलट को एक घात में फंसा लिया, जहां फाइटर जेट पर हवा और जमीन दोनों से दागी गई मिसाइलों से हमला हुआ। पत्रकार ने इसे जोखिम भरी योजना बताया। यूक्रेनी F-16 पायलट को Su-35 के करीब जाना पड़ा होगा। F-16 का इस्तेमाल चारे के रूप में किया गया ताकि रूसी पायलट को यह लगे कि वे सीधे डॉग फाइट में शामिल हो सकते हैं। फिर F-16 जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से उड़ गया। Su-35 के हमले के प्रयासों से बचता रहा जब तक कि रूसी पायलट घात की जगह पर नहीं पहुंच गया। उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती। रूसी पायलट को आसान जीत लग रही थी, लेकिन वह जल्दी हार में बदल गई। पदक और पुतिन द्वारा रूस का हीरो कहे जाने का सपना घबराहट में बदल गया जब Su-35 तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। यूक्रेन की ये शानदार योजना थी, जिसमें बताया जाता है कि कई F-16 और एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल थे। हैरानी की बात है कि Su-35 पायलट सिर्फ यूक्रेन के जाल से नहीं हारा था, उस पायलट के साथ उसके देश ने धोखा किया, जिससे स्थिति शुरू हुई। वो धोखा अनजाने में हुआ, लेकिन यह रूस के युद्ध के दौरान फैले झूठों का नतीजा था, जो अब देश के सबसे प्रभावी लड़ाकू विमानों में से एक के पायलट पर भारी पड़ा। इसका मतलब समझाने से पहले यूक्रेन के शानदार जाल के बारे में और भी विवरण देखने बाकी हैं। अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन की इस चाल का जिक्र है। यूरो मैदान प्रेस ने खुलासा किया है कि विभिन्न रूसी स्रोत जिन्होंने यूक्रेन के जाल का पता लगाया है, उनका मानना है कि यूक्रेन ने Su-35 को घात में फंसाने के लिए 3 F-16 विमानों का इस्तेमाल किया। अगर ये सच है तो यूक्रेन ने बड़ा जोखिम लिया। यूक्रेन को 80 F-16 विमान मिलने का वादा है, लेकिन उसके पायलटों से जुड़ी अलग अलग देरी के कारण आधे विमान अभी तक नहीं पहुंचे। Su-35 को फंसाने में 3 तक विमान गंवाना यूक्रेन वायुसेना के लिए बड़ा झटका होता। 3 प्रतिभाशाली पायलटों की संभावित क्षति का भी उल्लेख जरूरी है। फिर भी F-16 ने उड़ान भरी। यूक्रेनी विमान घात के पास पहुंचते ही Su-35 को पीछा करने के लिए उकसाया। वहां एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इंतजार कर रहा था, जिसके पास बढ़त थी। Su-35 के पायलट के सामने अब एक बेहद कठिन और असंभव काम आ गया। यहाँ से कहानी अस्पष्ट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं यूक्रेनी जेट्स और पैट्रियट दोनों ने Su-35 पर फायर किया। कुछ लोग, जिनमें यूरो मैदान प्रेस शामिल है, कहते हैं कि साफ नहीं है यूक्रेन की किस प्रणाली ने फायर किया। बस इतना पता है कि उसने Su-35 के पायलट को इजेक्ट होकर जान बचाकर भागने पर मजबूर किया। जो भी हो, ये जाल जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस टीमों और आसमान में मौजूद पायलटों के बीच अविश्वसनीय स्तर की तालमेल को दिखाता है। हमारी राय में ऐसा सबसे अधिक संभावना है कि रूस के Su-35 पर फायर करने वाले F-16 थे, न कि पेट्रियट सिस्टम। इसके 2 कारण हैं। पहला, यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइलों की भारी कमी है, इसलिए उसे हर मिसाइल रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बचाकर रखनी पड़ती है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों की कमी के कारण
बैलिस्टिक मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के लिए Su-35 गिराना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह रूस के मिसाइल हमलों के नुकसान को कम करने से ज्यादा अहम नहीं। जब आपके पास F-16 है जिनकी मिसाइलें Su-35 गिरा सकती है, तो Su-35 गिराने के लिए पेट्रियट इंटरसेप्टर की जरूरत और कम हो जाती है। याकोविना इस मूल्यांकन से सहमत नजर आते हैं। वह कहते हैं, इस तथ्य से कि रूसी पायलट बच गया, कम से कम रूसियों का यही कहना है। ऐसा लगता है कि विमान पर प्रहार हुआ था। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि उसे पैट्रियट मिसाइल ने नहीं मारा था। मैं बताऊंगा क्यों। यह बड़ी मिसाइल विशाल विस्फोट कर धातु की गोलियों का बादल बनाती है, जिससे विमान और पायलट छल्ली हो जाते हैं। ऐसे विस्फोट से बचना असंभव है। दूसरा, पैट्रियट सिस्टम की एक बहुत स्पष्ट भूमिका नजर आती है, जो यूक्रेन द्वारा रची गई घात में निभाई जा सकती थी। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन के F-16 में वे मिसाइलें और रडार नहीं हैं जो Su-35 के मुकाबले उन्हें सक्षम बनाए। लेकिन जब पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और उसके रडार जोड़ते हैं तो कहानी बदल जाती है। हम मानते हैं कि यूक्रेन के F-16 Su-35 के रडार की सीमा में उड़ते हैं, लेकिन दूर रहते हैं ताकि जोखिम कम रहे। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के रडार ने जमीन पर Su-35 को ट्रैक किया और उसका डेटा रियल टाइम में F-16 पायलटों को भेजा। इसलिए वे जानते हैं कहां उड़ना है, जिससे Su-35 को जाल की ओर भेजा जा सके और रूसी पायलट F-16 को मार न सके। जैसे ही पैट्रियट ने Su-35 की सही स्थिति पता की, आदेश दे दिया गया, फायर। यूरो मैदान प्रेस नई संभावना पेश करता है। यह बताता है कि यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल दूसरे विमानों का साथ देने के लिए कर रहा है, जो रूसी मोर्चे के पीछे के नजदीकी ठिकानों पर ग्लाइड बम गिराते हैं। ऐसा करने के लिए F-16 विमानों को रूसी ठिकानों के पास कम ऊंचाई पर उड़ना होता है। शायद यूक्रेन का एक F-16 विमान इसी तरह उड़ रहा था, लेकिन वह किसी ग्लाइड बम छोड़ने वाले विमान के साथ नहीं उड़ रहा था। F-16 का इस्तेमाल रूसी Su-35 को बाहर लुभाने और ग्लाइड बम हमले का आभास देने के लिए चारा बनाकर किया गया। जैसे ही Su-35 ने हमला करने की कोशिश की, बाकी दो F-16 जो शुरुआती F-16 और Su-35 से ज्यादा ऊंचाई पर थे, उन्होंने रूसी फाइटर जेट को ऊपर से गिराने के लिए AIM-120 रडार निर्देशित मिसाइलें दागी। इस स्थिति में पैट्रियट अब भी रियल टाइम डेटा दे रहा होता, संभवतः घात लगाए बैठे दोनों F-16 पायलटों को यह बताने के लिए कि हमला करने का सही समय कब है। यहाँ कई संभावनाएं हैं। जैसा उम्मीद थी, यूक्रेन सब कुछ गुप्त रखता है। जब वही रणनीति भविष्य में फिर से इस्तेमाल हो सकती है, तो वह उसकी जानकारी क्यों बताएगा? आखिरकार यूक्रेन ने अपनी ग्लाइड बमों को रूसी पीछे के इलाकों के लिए एक स्थायी खतरा बना दिया है। अब लगता है उसके पास ऐसी रणनीति है जो इसका फायदा उठाती है, जिसका उपयोग वह रूसी पायलटों को लड़ाई के लिए लुभाने में कर सकता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें उन पायलटों के जीतने की कोई संभावना नहीं है। इस कहानी में एक नया मोड़ है। हमने पहले बताया था कि विश्वासघात हुआ था, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। ये शायद वही वजह बन गई जिसकी वजह से रूस का Su-35 उस घातक स्थिति में जा फंसा। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रूस की अपनी यह इच्छा कि वह खुद को जितना संभव हो उतना मजबूत दिखाए, यही वजह बनी कि उसके सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक को आसमान से गिरा दिया गया। Su-35 का पायलट गलत नक्शों का इस्तेमाल कर रहा था। वे नक्शे गलत थे क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर अपनी बढ़त को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बनाए थे। यूनाइटेड 24 मीडिया की 9 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार Su-35 दुर्घटना स्थल युद्ध की अग्रिम पंक्ति से करीब 42 किलोमीटर दूर था। यह दूरी आमतौर पर रूसी Su-35 विमानों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि वे आमतौर पर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराए जाने के खतरे के कारण मोर्चे के इतना करीब नहीं आते। यहाँ लगता है कि हुआ यह है कि रूस के अपने लाभों के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे जो Su-35 पायलट को दिए गए नक्शों में दिखाए गए थे, उन्होंने उस पायलट को यह विश्वास दिला दिया कि वह अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में उड़ान भर रहा है, बल्कि सीधे उस जाल में जा रहा था जो यूक्रेन ने उसके लिए बिछाया था। यूक्रेन कंट्रोल मैप एक्स अकाउंट के अनुसार संभवतः उन्होंने रूसी नक्शों के कारण सोचा कि वे मोर्चे से दूर हैं और फिर रक्षा मंत्रालय की गलती का शिकार हुए। क्या ही तरीका है ये पता चलने का कि आपका देश यूक्रेन में अपनी सफलता के बारे में झूठ बोलता रहा है। इजेक्ट करने और करोड़ों डॉलर की एयरफ्रेम के क्रैश के बाद पता चलता है कि अगर पुतिन के भारी अहंकार और उसके भ्रम को सहलाने की जरूरत न होती तो यह सब टाला जा सकता था। रूस के दावों पर ध्यान देने वालों को पता है कि युद्ध में उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना आम है। पुतिन शांति वार्ताओं में यूक्रेन पर जितना संभव हो सके उतना दबाव बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए मोर्चे की वास्तविक स्थिति के बारे में झूठ बोलना उनके मकसद को पूरा करता है। नवंबर 2025 में मेडुजा ने बताया कि एक पूर्व रूसी सैन्य मानचित्रकार ने रूस के बनाए नक्शों को पूरी तरह बकवास कहा, क्योंकि उन्होंने कमांडरों पर नक्शों में हेर फेर कर उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया। युद्ध अध्ययन संस्थान ने मई 2026 में भी यही कहा था और बताया कि उसे मई में रूस जिन कई बढ़तों का दावा कर रहा था
उनका उसे कोई सबूत नहीं मिला। रूस यूक्रेनी ठिकानों में कुछ घुसपैठिए भेजकर पूरे ठिकाने पर कब्जा दिखा रहा है। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की भी यही मानते हैं। सिरस्की कहते हैं कि रूसी कमांडर पुतिन सहित शीर्ष कमान को खुश करने के लिए नकली नक्शे बनाते हैं। सिरस्की ने कहा कि यह यूक्रेन के लिए अच्छा है क्योंकि रूस की सेना झूठी जानकारी पर काम कर रही है। 8 जुलाई को एक रूसी सू-35 पायलट ने शायद जाना कि पुतिन को यह सुनने की जरूरत कि रूस आगे बढ़ रहा है कितनी नुकसानदेह हो सकती है। चाहे नक्शे की कहानी सच हो या नहीं, यूक्रेन ने रूस को बिल्कुल सही समय पर याद दिलाया। अगर वे मोर्चे से 50 किमी भीतर आते हैं तो रूसी लड़ाकू विमान भी सुरक्षित नहीं रहते। इतना बड़ा खतरा सामने था। यह एक बेहतरीन समन्वित घात थी जिसने रूस की उच्च कमान के झूठ का फायदा उठाया। अगली बार शायद कोई ड्रोन या वायु रक्षा मिसाइल रूसी जेट गिरा दे। इसी कारण रूस अपनी बड़ी वायुसेना का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन रूस की हर चाल का सामना करने में बस कमाल का है और यूक्रेन के पास पल भर में शानदार से बेहद कठोर होने की क्षमता भी है। यूक्रेन में एक क्षेत्र है जहां सबसे शक्तिशाली डी रूसीकरण मशीन सक्रिय है, अविश्वसनीय रूप से शापित। जो भी रूसी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। डरावना, शक्तिशाली। आसमान और जमीन पर मशीनें शिकार कर रही है और मोर्चे के पीछे लोग जानते हैं कि उनके आगे मोर्चे पर मौजूद साथी कभी लौटकर नहीं आएंगे। ये यूक्रेन की सबसे ज्यादा निशाने पर रहने वाली जगह है। नरक में स्वागत है पुतिन के प्यादे। यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलता। ये अभिशप्त क्षेत्र पोक्रोव्स्क है। यूक्रेन की योजना है मोर्चे से 100 किलोमीटर से अधिक दूर तक बड़ा मारक क्षेत्र बनाना। ये यहाँ मौत फैलाने और इस क्षेत्र में रूसी रसद व्यवस्था को तहस नहस करने के बारे में है। यूक्रेन की 7वीं एयर असॉल्ट कोर के कमांडर येवहेन लासेचुक ने मिलिटेंट को एक विशेष साक्षात्कार में बताया। लक्ष्य, लासेचुक कहते हैं कि मध्यम दूरी के ड्रोन से रसद को निशाना बनाकर दुश्मन की अग्रिम पंक्ति के पीछे उनकी आवाजाही को रोकना है। FPV ड्रोन से मौत का इलाका अग्रिम पंक्ति के पास बना है जिससे पोक्रोव्स्क दिशा में हमला कर रहे रूसी सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है। रूस के लिए जो आने वाला है उसके लिए शापित कहना भी कम होगा। पोक्रोव्स्क के उन इलाकों में जहां रूसी सैनिक खुद को सुरक्षित समझते थे, अब आसमान से मौत बरसेगी। लासेचुक के अनुसार कब्जाधारी पोक्रोव्स्क को लॉजिस्टिक हब बनाकर डोनेट्स्क क्षेत्र में और भीतर तक हमले करना चाहते हैं। इसी वजह से लॉजिस्टिकल लॉकडाउन लगाया गया है। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहा है, तो आप जानते होंगे कि लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाने के लिए किल जोन का विस्तार करना कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन मिड रेंज ड्रोन की नई पीढ़ी विकसित करने के बाद अग्रिम पंक्ति से परे 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमले कर रहा है। यूक्रेन ने इस अभियान को औपचारिक रूप दे दिया है। 27 मई को रक्षा मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। यूक्रेन फ्रंट पर यूनिट्स के लिए मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन खरीदने में $110 मिलियन से ज्यादा निवेश करेगा। फंडिंग टॉप ब्रिगेड्स को ई-पॉइंट सिस्टम से दी जाएगी जिससे वे अपनी सफलता को और आगे बढ़ा सके और मिड रेंज स्ट्राइक के जरिए रूसी लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। यही व्यापक योजना है। पोक्रोव्स्क में लासेचुक स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं ताकि एक विशाल किल जोन बनाया जा सके जिससे रूस के लिए इस शहर को लॉजिस्टिकल हब के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाए। लासेचुक कब्जे वाले क्रीमिया के खिलाफ लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन कार्यक्रम ने जो पहले ही हासिल किया है उससे प्रेरणा लेंगे। प्रायद्वीप में ईंधन की कमी और क्रीमिया पावर स्टेशनों पर हमलों से रुक रुक कर बिजली कटौती हो रही है। पुलों को पूरी तरह से बमबारी कर नष्ट किया जा रहा है और हथियारों तथा आपूर्ति काफिलों को तबाह कर दिया जा रहा है इससे पहले कि वे कभी क्रीमिया पहुंच सके। लासेचुक का उद्देश्य पोक्रोव्स्क में 100 किलोमीटर की किल जोन के साथ अंततः वही हासिल करना है। पोक्रोव्स्क को एक डरावने भूतिया शहर में बदल देना जहां कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत न करे, इस डर से कि कोई यूक्रेनी ड्रोन उन्हें धूल में मिला देगा, इससे पहले कि वे कभी फ्रंट लाइन के पास भी पहुंच सके। पोक्रोव्स्क में जाने वाले गोला बारूद, सैनिकों व उपकरणों की आवाजाही रोकना जरूरी है। खास तौर पर लासेचुक इन्हीं सैनिकों को निशाना बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि रूस की रणनीति लोगों को पोक्रोव्स्क में भेजकर फिर उन्हें डोनेट्स्क के भीतर और गहराई तक घुसपैठ कराने की है, अक्सर सिर्फ 2 लोगों के छोटे समूहों में। ये घुसपैठ रणनीति नई नहीं है। रूस इसका इस्तेमाल 2025 से कर रहा है क्योंकि यूक्रेन के FPV ड्रोन ने बड़े यंत्रीकृत हमलों को खूनी संघर्ष में बदल दिया है जिसमें रूस को जितना नुकसान धातु और मानव बल में हो रहा है वह उससे कहीं ज्यादा है जितना वह संभाल सकता है। तो घुसपैठ करने वाले समूह चुपके से अंदर घुस जाते हैं। वे वास्तव में क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, वे छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं, छुपे रहते हैं और उस समर्थन का इंतजार करते हैं जो अक्सर कभी आता ही नहीं है। इस रणनीति के कुछ उद्देश्य हैं। जब रूस घुसपैठियों को चुपके से भेजता है तो वो उस उपलब्धि का जैसी भी हो प्रचार के लिए इस्तेमाल करता है। पुतिन कह सकते हैं कि रूस ने क्षेत्र पर कब्जा किया है
जबकि असल में वहाँ कुछ सैनिक ही छुपे हैं। ये घुसपैठ यूक्रेन को कई मोर्चों पर फैला देने के लिए होती है। एक ही मोर्चा नहीं है, बल्कि दर्जनों छुपने के ठिकाने ढूंढकर नष्ट करने होते हैं। रूस लगातार घुसपैठ रणनीति को विकसित कर रहा है। फोर्ब्स के जून लेख में कहा गया कि रूसी घुसपैठिए अब मारक क्षेत्र में गहराई तक जाते हैं। वे आगे की चौकियां स्थापित करते हैं जहां से वे यूक्रेन पर ड्रोन हमला कर सकते हैं। उनके भंडार सीमित है। निश्चित रूप से जब ड्रोन खत्म हो जाते हैं तो घुसपैठिए कुछ नहीं कर सकते, बस बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं। लेकिन जो अराजकता फैलाई जा रही है वो यूक्रेन के लिए गंभीर समस्याएं पैदा करने के लिए काफी है। पोक्रोव्स्क में 100 किलोमीटर की किल जोन इसी समस्या के समाधान के लिए बनाई गई है। लासेचुक कहते हैं कि अब यूक्रेन का लक्ष्य यह है कि घुसपैठियों को तब ही नष्ट कर दिया जाए जब वे अभी भी पीछे इकट्ठा है, बजाय इसके कि उन्हें मोर्चे के पास आने दिया जाए जहां वे घुसपैठ की कोशिश कर सके। यहाँ 100 किलोमीटर की किल जोन काम आती है। मध्यम दूरी के ड्रोन, रॉकेट आर्टिलरी और लंबी दूरी की ट्यूब आर्टिलरी का संयोजन पोक्रोव्स्क पर आसमान से मौत बरसाएगा, जिससे सैनिक, आपूर्ति और लॉजिस्टिक मार्ग नष्ट हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप अभी एक रूसी सैनिक हैं। आपने इनमें से कोई भी खबर नहीं सुनी होगी। आपके कमांडर आपसे जितनी हो सके उतनी जानकारी छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको एक अच्छा सा सैनिक बनना है जो बिना सवाल किए आदेशों का पालन करे। लेकिन अब जानते हैं कि पोक्रोव्स्क एक मौत का इलाका है। शहर पर कब्जा करने की कोशिश में कई साथी मारे जा चुके हैं और मोर्चा ड्रोन से भरा है जो आपको तुरंत नष्ट कर सकते हैं। फिर भी आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आप पीछे हैं और आगे बढ़ने का आदेश नहीं मिला। एक पल के लिए आप खुद को शांत महसूस करते हैं और आप उसे सुनते हैं, एक ड्रोन की भनभनाहट। एक पल को लगता है कि पास की ड्रोन यूनिट यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी के लिए यूएवी भेज रही है। लेकिन फिर आप विस्फोट की आवाज सुनते हैं। एक के बाद एक विस्फोट होते हैं। जिस जगह को सुरक्षित समझा था वही आपकी ओर तेजी से आता ड्रोन या रॉकेट हमला कर रहा है। यह एहसास आपको बहुत देर से होता है। अब आप यूक्रेन की सबसे ज्यादा निशाना बनाई जाने वाली जगह पर है और आप यहाँ से जिंदा नहीं निकलने वाले। अब बड़ा सवाल ये है, यूक्रेन को 100 किलोमीटर का मारक क्षेत्र चालू करने में कितना समय लगेगा? यूक्रेन सही दिशा में है क्योंकि 7वां एयर असोल्ट कोर के पास लगभग सब कुछ है जिसकी उसे उस चीज को बनाने के लिए जरूरत है जिसके आने की बात लाशेचुक कर रहे हैं। मिलिटार्नी की रिपोर्ट के अनुसार कोर ने ऐसी संरचनाएं बना ली है जिससे वह जरूरत के अनुसार हल्के, मध्यम और भारी वारहेड्स वाले मिड रेंज ड्रोन तैनात कर सकता है। ये समझदारी है। इसका मतलब है कि कोर लक्ष्यों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक फायर पावर के स्तर का आकलन करने में सक्षम है, जिससे वह उन लक्ष्यों पर अधिक शक्तिशाली ड्रोन बर्बाद नहीं करेगा जिन्हें कुछ किलोग्राम विस्फोटकों से भी नष्ट किया जा सकता है। 7 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार कोर ने FP-2 ड्रोन का भंडार हासिल कर लिया और अब पोक्रोव्स्क दिशा में उनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी ही ड्रोन की जरूरत है ताकि उस मारक क्षेत्र का पैमाना तैयार किया जा सके जिसके बारे में लासेचुक कहते हैं कि वह आने वाला है। मई के अपग्रेड के बाद ये 200 किलोग्राम वारहेड ले सकते हैं। ये ड्रोन फायर पॉइंट द्वारा बनाए गए हैं और भारी पेलोड के साथ 370 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हम मानते हैं कि ये वही ड्रोन हैं जिनका 7वां एयर असॉल्ट कॉर्प्स मोर्चे के काफी पीछे मौजूद मजबूत लक्ष्यों को नष्ट करने में इस्तेमाल करेगा। संभव है कि अन्य मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन भी कॉर्प्स के जखीरे में जोड़े जाएंगे या वे पहले ही पहुंच चुके हों और अभी उनका प्रचार नहीं किया गया हो। मुख्य बात यह है कि 7वां असॉल्ट कॉर्प्स के पास मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन है। 100 किलोमीटर का किल जोन पहले से ही सक्रिय है। यह अभी उतना व्यापक नहीं है जितना लस्साद्रुक कहता है कि यह आगे चलकर हो जाएगा। पोक्रोव्स्क क्षेत्र में कब्जाधारियों के लिए अब क्या आने वाला है ये देखिए। यूक्रेन एक परतदार मार्ग क्षेत्र बना रहा है जिससे रूस के लिए पोक्रोव्स्क को लॉजिस्टिक हब बनाना या आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले वह प्रकार का मार्ग क्षेत्र आता है जिससे अब तक अधिकांश लोग परिचित हो चुके हैं। मोर्चे से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ इस प्रकार का मार्ग क्षेत्र FPV ड्रोन से भरा हुआ है। साथ ही अन्य रक्षा प्रणालियां भी हैं जो रूसी सैनिकों की गति को धीमा करने के लिए बनाई गई हैं। एंटी टैंक खाइयां, कांटेदार तार, बारूदी सुरंगें और ड्रैगन के दांत पारंपरिक मार्ग क्षेत्र की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। सीधे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिकों को मारने के अलावा इन रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे रास्तों पर ले जाने के लिए भी किया जा सकता है जो उन्हें सीधे जाल में फंसा दे। ऐसे मार्ग क्षेत्र पोक्रोव्स्क में बने रहेंगे और नए मार्ग क्षेत्र से जुड़ जाएंगे जो मोर्चे से 30 से 100 किलोमीटर दूर है, जहां मिड रेंज ड्रोन नुकसान करते हैं। FP-2 जैसे ड्रोन यही काम आते हैं। वे लॉजिस्टिक्स, कमांड पोस्ट, सैनिक जमावड़ों और बहुत कुछ पर हमला करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि मोर्चे पर हमले कमजोर पड़ जाएंगे। 30 किलोमीटर की किल जोन अब भी वैसे ही काम करेगी, लेकिन उसे घुसपैठियों का कम दबाव झेलना होगा। रक्षात्मक मोर्चे लंबे समय तक टिकेंगे और यूक्रेनी सैनिक अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं क्योंकि वहां कम सैनिक पहुंच पा रहे हैं। रूस के लिए बड़ा किल जोन एक ही बात दर्शाता है, बहुत बड़ी संख्या में हताहत होंगे। रूस को अभी पोक्रोव्स्क या डोनेट्स्क क्षेत्र में इसकी सबसे कम जरूरत है। रूस रोज 1000 से अधिक सैनिक खो रहा है। कई बार यह संख्या 1500 पार कर जाती है क्योंकि उस दौरान रूस ने 1600 सैनिक
मौत या चोट से खो दिए थे। डोनेट्स्क में रूस की बढ़त भी अच्छी नहीं चल रही है। 100 किलोमीटर का पोक्रोव्स्क किल जोन बनने से पहले ही यूक्रेन के निवर्तमान कमांडर इन चीफ के मुताबिक डोनेट्स्क में रूस को हर वर्ग किलोमीटर कब्जाने के लिए 400 से ज्यादा सैनिक गंवाने पड़ रहे हैं। ओलेक्जेंडर सिरस्की जैसा आरबीसी यूक्रेन ने 14 जुलाई को बताया, नई पोक्रोव्स्क किल जोन रूस के आंकड़े और बिगाड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जिसका हमने अभी तक सामना नहीं किया है। क्या रूस ने पहले ही पोक्रोव्स्क पर कब्जा नहीं कर लिया है? अगर रूस ने कब्जा कर लिया है तो यूक्रेन वहां किल जोन कैसे बना सकता है? हम इन सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे 100 किलोमीटर का किल जोन क्या है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही पब्लिश हो आपको तुरंत मिल जाए। तो पोक्रोव्स्क, रूस ने इस शहर पर कब्जे का दावा किया है। मुख्य शब्द है दावा। दिसंबर में रूस ने कहा कि उसने पोक्रोव्स्क में यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को तोड़कर शहर पर आधिकारिक तौर पर कब्जे का दावा किया। इन दावों का समय संदिग्ध था क्योंकि ये 2025 के अंत की नई शांति वार्ताओं से मेल खाते थे और जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि रूस पोक्रोव्स्क के बारे में झूठ बोल रहा था ताकि उसके पास इन वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए कुछ हो। पुतिन का मुख्य लक्ष्य पूरे डोनेट्स्क पर दावा करना है और एक अहम शहर के गिरने का दिखावा उन्हें यह कहने का मौका देता है कि डोनेट्स्क की रक्षा टूटना तय है। रूस ने दिसंबर में पोक्रोव्स्क पर कब्जा नहीं किया था, यहाँ तक कि हाल ही में 18 मई तक भी यूक्रेन ने शहर के उत्तरी हिस्से में अपनी स्थिति बनाए रखी थी। हालांकि उन ठिकानों को धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा था। पोक्रोव्स्क में यूक्रेन की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है, खासकर जब हम केवल उस शहर की बात कर रहे हैं जिससे इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। असल में पोक्रोव्स्क सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वह क्षेत्र है जहां रूस को डोनेट्स्क की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए आगे बढ़ना है। यहां अब भी लड़ाई जारी है जो पूरे मोर्चे पर रूस द्वारा किए जा रहे सबसे तीव्र हमलों में से कुछ का सामना कर रहा है। 20 जुलाई को मेड्स ने रिपोर्ट किया कि रूस ने पिछले 24 घंटों में 186 मोर्चा झड़पें शुरू की थी, जिनमें से 25 हमले पोक्रोव्स्क दिशा में हुए। ये पूरे मोर्चे पर हो रहे सभी हमलों का 8वां हिस्सा से भी अधिक है, जो सिर्फ एक ही क्षेत्र पर केंद्रित है। यूएनएन ने पोक्रोव्स्क दिशा में हमलों की संख्या थोड़ा कम 22 बताई है। साथ ही कहा गया कि 3 मुकाबले अभी जारी है। रूस ने पोक्रोव्स्क क्षेत्र की कई बस्तियों जैसे तोरेत्स्का, मिर्नो और नोवोपावलिवका पर हमला किया। हम यहाँ जो बात कह रहे हैं वो यह है कि भले ही पोक्रोव्स्क शहर लगभग गिर चुका हो, लेकिन पूरा क्षेत्र अभी भी एक युद्ध क्षेत्र है। रूस अभी युद्ध क्षेत्र में वही चाले चल रहा है। रूसी अभियान पर 18 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने कहा कि रूस अभी भी अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और उन बस्तियों पर कब्जा करने का दावा कर रहा है जिन पर उसने सही तरीके से कब्जा नहीं किया है, ठीक जैसे उसने दिसंबर 2025 में पोक्रोव्स्क में किया था। पोक्रोव्स्क में क्या हो रहा है? रूस की तरफ से एक बेहद धीमी और थकाऊ बढ़त हो रही है क्योंकि वह आखिरकार इस क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह डोब्रोपेलिया की ओर बढ़ सके। तब यह क्षेत्र स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क के किलेबंद शहरों का प्रवेश द्वार बनेगा, जो लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में है। इसे रोकने के लिए 100 किलोमीटर की किल जोन बहुत जरूरी है। पोक्रोव्स्क पहले से ही दलदल है जहां रूसी सैनिक मुश्किल से भारी कीमत पर आगे बढ़ पा रहे हैं। पोक्रोव्स्क में विस्तारित किल जोन से यूक्रेन इन बढ़तों को और धीमा कर सकता है, जिससे उसे पहले से ही मजबूत किलेबंद पट्टी को और मजबूत करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। पोक्रोव्स्क में मध्यम दूरी के ड्रोन की तैनाती से रूसी पिछले मोर्चे की कमजोरी के कारण पलटवार के मौके बन सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूक्रेन शहर को फिर से अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन वह कुछ इलाकों को आजाद कर सकता है जिन्हें वह फिर मजबूत कर सकता है और मारक क्षेत्रों को और भी गहराई तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन को यह भी ध्यान रखना होगा। 6 जुलाई की एक रिपोर्ट में न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने कहा कि रूस की पोक्रोव्स्क के लिए मुख्य योजना इसे अपने सैनिकों के उत्तरी समूह के लिए एक कमांड और लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की है। फिर से किलेबंद शहरों की पट्टी, खासकर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क का जिक्र हुआ। इसे संभव बनाने के लिए 7वें एयर असॉल्ट कोर के एक सूत्र ने समाचार माध्यम को बताया, रूसी जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं वह यह है कि वे जितने ज्यादा बल और संसाधन संभव हो उन्हें पोक्रोव्स्क में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय हमलों की धीमी गति के बीच अधिकारी ने आगे कहा, दुश्मन पोक्रोव्स्क में अपने सैनिक समूह का मुख्यालय स्थापित करना चाहता है। एक तरह से यह तर्कसंगत लगता है। अगर आप और पश्चिम की ओर देखें तो वहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है और अगला शहर पहले से ही पावलिवका है। रूस को यह केंद्र बनाने देना यूक्रेन के लिए बुरा है। पोक्रोव्स्क में सैनिकों की भीड़ में यूक्रेन को अवसर दिखता है। पोक्रोव्स्क अपेक्षाकृत छोटा शहर है। वहाँ इकट्ठा हुए सैनिकों के पास जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, खासकर क्योंकि अब शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इससे वे मध्यवर्ती हमले के लिए उपयुक्त शिकार बनते हैं। पोक्रोव्स्क किल जोन 100 किलोमीटर तक फैला है। यूक्रेन इस तथ्य का लाभ उठा सकता है कि पोक्रोव्स्क कई किलोमीटर तक इकलौता ऐसा शहर है
जिसे रूस एक हब के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वह डोनेट्स्क में और गहराई तक घुस सकता है। लंबे समय से पोक्रोव्स्क को एक महत्वपूर्ण शहर बनाने वाले लॉजिस्टिकल फायदे अब रूस के लिए एक बोझ बन गए हैं। शायद यूक्रेन को लगता है कि वह भविष्य में इसी रणनीति से पोक्रोव्स्क को आजाद कर सकता है, लेकिन जब असल में बात आती है तो 100 किलोमीटर का किल जोन उस डी-रूसीकरण प्रयास पर केंद्रित नहीं है, कम से कम अभी तक नहीं, बल्कि ये सब डोनेट्स्क के बाकी हिस्से को उस चीज से बचाने के लिए है जो रूस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। धीमी प्रगति और भारी हताहतों के बावजूद पुतिन डोनेट्स्क पर कब्जा करने की कोशिश जारी रखेंगे। उन्हें लगता है कि रूस यहाँ जीत रहा है। उनके 4 जून के दावे के अनुसार डोनेट्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाला क्षेत्र 25% से घटकर 15% हो गया है। फिर से यह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और यह बस्तियों पर कब्जा करने के झूठे दावों और रूस की उस प्रवृत्ति पर आधारित है जिसमें वे ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी घुसपैठ इकाई के प्रवेश करते ही उन्होंने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया हो। जब तक पुतिन को लगता है रूस डोनेट्स्क में जीत रहा है, शांति वार्ता नहीं होगी। ब्लूमबर्ग ने 22 जुलाई को इसी बात की रिपोर्ट की थी, जिसमें दावा किया गया था कि क्रेमलिन के करीबी 2 लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पुतिन का शांति वार्ता में फिर से शामिल होने का कोई इरादा नहीं है जब तक डोनेट्स्क रूसी नियंत्रण में नहीं आ जाता। इस जानकारी से यूक्रेन का काम आसान है। रूस को डोनेट्स्क पर कब्जा करने से रोकना सबसे अच्छा तरीका है इतने बड़े किल जोन बनाना कि डोनेट्स्क कब्जाने की कीमत रूस के लिए बहुत ज्यादा हो जाए। यही पोक्रोव्स्क में 100 किलोमीटर का किल जोन का असली मकसद है। यूक्रेन का मकसद इलाका आजाद कराना नहीं है, वो बाद में हो सकता है। उसका इरादा रूस को थकाना है ताकि रूस को अपने हर सैनिक के खून और मशीनों के तेल की कीमत हर 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए चुकानी पड़े। हम शायद पहले ही देख रहे हैं कि नए किल जोन का क्या असर पड़ रहा है। डोनेट्स्क के स्लोवियांस्क, डोब्रोपेलिया, कॉन्स्टेंटिनिवका सेक्टरों में रूस 20 जुलाई से पहले वाले हफ्ते में केवल 17.33 वर्ग किलोमीटर ही आगे बढ़ सका। पिछले हफ्ते उसने 26.7 वर्ग किलोमीटर की बढ़त बनाई थी। यही यूक्रेन चाहता है, उन क्षेत्रों में धीमापन जिन्हें पोक्रोव्स्क लॉजिस्टिकल हब सपोर्ट करता है। जैसे जैसे अधिक मिड रेंज ड्रोन उड़ते हैं और पोक्रोव्स्क में अफरा तफरी बढ़ती है, यह धीमापन गतिरोध बन जाएगा, जहां रूसी सैनिक मोर्चे और पोक्रोव्स्क दोनों जगह मरेंगे। अब पोक्रोव्स्क यूक्रेन के ड्रोन का शिकार क्षेत्र बनने जा रहा है। एफपीवी और मिड रेंज ड्रोन की लेयर्ड रणनीति इसे पुतिन के सैनिकों के लिए अभिशप्त बना देगी, जबकि 2025 में यह रूस की सबसे बड़ी फर्जी जीत का स्थल बनने वाला था। मई 2022 की शुरुआत में यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के स्टूरीसोल्टीव गांव के पास एक टूटी फूटी सड़क पर रूसी बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला आगे बढ़ा, जिसमें दुनिया के सबसे उन्नत टैंकों में से एक T-90M सबसे आगे था। ये मॉस्को का शो पीस था, एक आधुनिक युद्ध टैंक जिसमें नया टरेट, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और रिएक्टिव आर्मर की परतें उसके ढांचे पर जड़ी थी। रूसी सरकारी मीडिया ने इसे अजय और पश्चिमी बख्तरबंद वाहनों का जवाब बताया था, लेकिन यूक्रेनी क्षेत्रीय रक्षा सेनानी, जिनमें अधिकतर पेशेवर सैनिक नहीं थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सूचना नहीं पाई थी। एक पल में हमला हुआ और आप देख भी नहीं पाएंगे। T-90M एक जलता हुआ मलबा बन गया और इसका श्रेय एक ऐसे हथियार को जाता है जो मूल रूप से एक धातु की नली है, जो मुश्किल से 1 मीटर लंबी है, जो बिना दिशा निर्देश वाला गोला दागता है और हर गोले की कीमत करीब $3000 होती है। और इसका डिजाइन सबसे पहले 1948 में सेवा में आया था। ये स्वीडन में बनी कार्ल गुस्ताफ रिकॉइललेस राइफल है, जिसे अमेरिका में M3 मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम या मॉर्स कहा जाता है। आइए देखें कि 80 साल पुरानी रिकॉइललेस राइफल रूस के बेहतरीन बख्तरबंद वाहनों को कैसे कबाड़ बना रही है और आधुनिक युद्ध के सिद्धांत को कैसे बदल रही है। अब निर्णायक गोली चलने पर राइफल इस बदलती हुई तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा थी। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, क्षेत्रीय रक्षा सैनिकों ने पहले टैंक के साथ पैदल सेना को मशीन गन से अलग किया, फिर वाहन पर RPG-7 से हमला किया। इससे उसकी टरेट जाम हो गई। तभी कार्ल गुस्ताफ ने काम पूरा किया। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि निर्णायक झटका टैंक के गोला बारूद के विस्फोट से भी हो सकता है। एक ओपन सोर्स आकलन ने यह भी संभावना जताई कि रसियों ने ही क्षतिग्रस्त टैंक को नष्ट किया ताकि वो कब्जे में ना आए। यूक्रेनियन अपने अच्छे नतीजों से इतने खुश थे कि उन्होंने पोस्ट में स्वीडन के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ और उनके लोगों को इस हथियार के लिए धन्यवाद दिया। सोचिए, एक सस्ती कंधे पर चलने वाली स्वीडिश बजूका जैसी ट्यूब ही वो हथियार थी जिससे यूक्रेन ने रूस के सबसे महंगे टैंकों में से एक को गिराया। दरअसल कुछ ही दिनों में ठीक उसी तरह उसी शहर के पास एक दूसरा T-90M टैंक भी नष्ट होने की खबर आई। अब अगर हम उस एक घटना से बाहर निकलकर देखें तो ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है।
युद्ध के दौरान ऑरिक्स प्रोजेक्ट जैसे ओपन सोर्स ट्रैकर्स ने जुलाई 2026 तक 150 से ज्यादा T-90M और रूस के हजारों पुराने टैंकों के नुकसान को दर्ज किया है। और भले ही कोई एक हथियार उस पूरे नुकसान का श्रेय नहीं ले सकता, लेकिन यूक्रेन को दिए गए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी आर्मर सिस्टम्स इसमें सबसे अहम भूमिका में रहे। इन्हें घातक बनाने वाली रणनीति जटिल नहीं थी और इसी वजह से ये कारगर रही। रूसी बख्तरबंद टुकड़ियों का सामना करने की बजाय यूक्रेनी पैदल सेना छोटे दलों में बंटकर उन चोक पॉइंट्स पर, जिन्हें बख्तरबंद वाहन टाल नहीं सकते थे, पर इंतजार करने लगी। पेड़ों की कतारों, पुलों और कस्बों के संकरे रास्तों पर उन्होंने वाहनों को बीच में आने दिया, फिर किनारे या पीछे से हमला कर जवाबी हमला आने से पहले निकल गए। कार्ल गुस्ताफ ऐसी लड़ाई के लिए ही बना था, क्योंकि सड़क पर टैंक अक्सर अकेला नहीं होता, क्योंकि पैदल सेना पीछे छिपती है। लॉन्चर हीट राउंड वाहन पर दागता है, जो विखंडन राउंड से टैंक के पीछे के सैनिकों को उड़ा देता है। एक हथियार, दो तरह के लक्ष्य, कुछ ही सेकंड के अंतर में। इन हथियारों की प्रभावशीलता के बारे में असली जानकारी जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों से मिलती है, जिनका इंटरव्यू यूक्रेनी सैन्य समाचार माध्यमों ने लिया था। यूक्रेनी गनर बताते हैं कि वे सिर्फ 5 राउंड के साथ निकलते हैं, जिनमें से 4 सहायक लेकर चलता है और एक गनर के पास होती है। वे कहते हैं कि 5 राउंड काफी हैं, क्योंकि इतने सटीक हथियार को ज्यादा गोला बारूद नहीं, बल्कि सही गोला और शॉट का इंतजार करने का अनुशासन चाहिए। वे कहते हैं कि लड़ाई में वे ऑप्टिकल की बजाय मैकेनिकल साइट पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्टिक को अलाइन करने में समय लगता है। वे 2 लोगों की ड्रिल का भी जिक्र करते हैं। एक सैनिक ट्यूब कंधे पर रखता है, दूसरा पीछे से लोड करता है। नियम है कि फायर करते वक्त कोई भी पीछे 2 मीटर के दायरे में ना खड़ा हो, क्योंकि रिकॉइललेस हथियार के पीछे से निकलने वाला धमाका जानलेवा हो सकता है। यूक्रेनी भी वजन का यूं ही चलते चलते जिक्र करते हैं, जैसे ये मामूली बात हो, जो असल में और भी प्रभावशाली है। M2 कार्ल गुस्ताफ 1960 के दशक से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूल मॉडल का वजन 14.2 किलोग्राम था। इसका उत्तराधिकारी M3, जो शायद कनाडा से यूक्रेन भेजा गया था, सिर्फ 10 किलोग्राम था। और सबसे नया डिजाइन M4 का वजन सिर्फ 6.6 किलोग्राम है, जो पिछले मॉडल से 1/3 कम है। इस हथियार को समझने के लिए हमें इसके नाम के अहम शब्द रिकॉइललेस से शुरुआत करनी चाहिए, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। पारंपरिक तोप का झटका कंधा तोड़ सकता है, लेकिन कार्ल गुस्ताफ इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय भौतिकी से सुलझाता है। गोली चलाने के ठीक समय पर प्रणोदक गैस का एक सावधानी पूर्वक गणना किया गया हिस्सा ट्यूब के पिछले हिस्से में शंकु के आकार के नोजल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो पीछे की ओर निकलने वाला धमाका एक प्रतिकूल बल उत्पन्न करता है, जो प्रक्षेपी की आगे की गति को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे एक अकेला सैनिक वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा ले जाया जा सकने वाला तोप अपने कंधे पर रख सकता है, और जब वो फायर करता है तो उसे बस थोड़ा सा आगे की ओर धक्का महसूस होता है। लेकिन ये शानदार समाधान हर साल बढ़ती रणनीतिक कीमत के साथ आता है। पीछे निकलने वाला धमाका धूल, आग और दबाव का निशान छोड़ता है। ये गनर के पीछे खतरनाक क्षेत्र बना देता है, खासकर जब युद्ध क्षेत्र ड्रोन और थर्मल कैमरों से देखा जा रहा है। वो बैक ब्लास्ट एक चमक की तरह है, जो ठीक ठीक बता देता है कि शूटर कहाँ है। इसी वजह से क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर करने के बाद तुरंत अपनी जगह बदल लें। रिकॉइललेस सिद्धांत इस हथियार को संभव बनाता है, और इसके साथ जीवित रहना तेज मूवमेंट पर निर्भर करता है। कार्ल गुस्ताफ को अपनी श्रेणी के अधिकतर हथियारों से अलग बनाता दूसरा डिजाइन विकल्प है इसकी राइफल्ड बैरल। इसका मतलब है बैरल में सर्पिल नालियां होती हैं, जो प्रोजेक्टाइल को घुमाती हैं और उसे उड़ान में स्थिर रखती हैं, जैसे स्पिन से फुटबॉल या राइफल की गोली स्थिर रहती है। ये पिछले 100 वर्षों के अधिकतर कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले हथियारों के चलन के खिलाफ है, जिसमें अमेरिकी बाजूका, जर्मन पेंजरशरेक और सोवियत RPG शामिल हैं। 2022 में जिसने टैंक पर पहली प्रसिद्ध हिट की थी। ये स्मूथ बोर रॉकेट लॉन्चर अपने गोला बारूद के फिन्स पर निर्भर करते हैं, जो उन्हें स्थिर और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि टैंक रोधी आधुनिक हथियार भी आमतौर पर स्मूथ बोर डिजाइन अपनाते हैं। अमेरिका ने दशकों तक M72 लॉ डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, फिर AT4 पेश किया। एक और स्वीडिश डिजाइन का डिस्पोजेबल रिकॉइललेस लॉन्चर धीरे धीरे कई भारी एंटी आर्मर भूमिकाएं संभालता रहा, जबकि लॉ सेवा में था। लेकिन घूमता हुआ प्रोजेक्टाइल एक रिकॉइललेस सिस्टम के साथ मिलकर जो राउंड को कहीं ज्यादा प्रोपेलेंट ले जाने देता है। इसका मतलब है कि कार्ल गुस्ताफ को रेंज पर कहीं ज्यादा वेग और सटीकता मिलती है। कार्ल गुस्ताफ के प्रोजेक्टाइल्स रॉकेट लॉन्चर की तुलना में ट्यूब से कई गुना तेज निकलते हैं। व्यवहार में कार्ल गुस्ताफ की सटीकता और रेंज 600-700 मीटर मानी जाती है,
अनुभवी गनर इससे ज्यादा दूरी पर भी बड़े स्थिर लक्ष्य भेज सकते हैं, लेकिन इसके बाद अंतर और बढ़ जाते हैं। हम आधुनिक लॉन्चर्स को अक्सर डिस्पोजेबल यानी एक बार इस्तेमाल योग्य कहते हैं। यह संयोग नहीं है, क्योंकि आम एंटी आर्मर डिजाइनों में डिस्पोजेबल लॉन्चर चाहिए जिससे उपकरण छोटा होकर पैदल सेना आसानी से चला सके। यह सिर्फ छोटे AT-4 पर नहीं, बड़े एंग्लो स्वीडिश एन-लॉ पर भी लागू होता है, जिसने युद्ध में सेवा के लिए सम्मान पाया है। सिस्टम तभी आंशिक रूप से पुनः उपयोगी होता है जब हम जैवलिन तक पहुंचते हैं। जैवलिन एक सिंगल यूज मिसाइल है जो फैक्ट्री में लॉन्च ट्यूब में लगाई जाती है और पूरा उपकरण कमांड लॉन्च यूनिट या CLU पर लगाया जाता है, जिसे असल में गनर चलाता है। CLU में ऑप्टिक्स और गाइडेंस पैकेज होता है जो लक्ष्य पर फोकस करता है। फिर जैवलिन असली टारगेटिंग संभालता है और गनर पीछे हट सकता है, जिससे ये फायर एंड फॉरगेट बन जाता है। कार्ल गुस्ताव युद्ध क्षेत्र में इसी तरह की लचीलापन अलग तरीके से हासिल करता है। गाइडेड मिसाइलों पर निर्भर रहने के बजाय ये एक पुनः उपयोग योग्य लॉन्चर को कई तरह के विशेष गोला बारूद के साथ जोड़ता है। यही वजह है कि इस हथियार की कीमत लगभग $20,000 है। ये अनुबंध पर निर्भर करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वो असली लॉन्चर की कीमत है, जबकि गोला बारूद की कीमत $500 से $3,000 से थोड़ा कम होती है। ये गोला बारूद की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इसके विपरीत जैवलिन CLU की कीमत $1,00,000 से अधिक है। एक जैवलिन मिसाइल और ट्यूब असेंबली की कीमत 1.6 से 1.7 लाख डॉलर के बीच है, जिससे इसकी लागत काफी बढ़ जाती है। ये हमें असली वजह तक लाता है कि कार्ल गुस्ताव बाकी हथियारों से ज्यादा समय तक टिका रहा, जो उसे बदलने के लिए बनाए गए थे। भले ही टैंक गिराने के लिए कई कार्ल गुस्ताव इस्तेमाल करने पड़े। 84 मिलीमीटर राइफल द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली हैरान कर देने वाली गोला बारूद की विशाल श्रृंखला, और यहीं पर इसकी खासियतें मायने रखती हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ मुख्य हथियार है हीट 551 और इसका बेहतर 551C वेरिएंट, जो एक रॉकेट असिस्टेड एंटी टैंक राउंड है और लगभग 700 मीटर तक प्रभावी है, जो कि राइफल की नाम मात्र रेंज के बराबर है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये राउंड लगभग 40 सेंटीमीटर मोटी स्टील को भेद सकता है। अगर सामने आधुनिक टैंक है और उस पर रिएक्टिव आर्मर लगा है, तो गनर टैंडम वॉरहेड हीट 751 का इस्तेमाल करता है, जिसमें प्रीकर्सर चार्ज रिएक्टिव आर्मर प्लेटिंग को पहले उड़ा देता है, जिससे मुख्य शेप चार्ज नीचे के हुल में घुस सकता है। इससे राउंड की पैठ बढ़कर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है, और वो भी रिएक्टिव प्लेटिंग के पीछे। और तंग शहरी युद्ध के लिए एक खास राउंड भी है, हीट 655। यह हथियार पीछे के ब्लास्ट को कम करने के लिए नमक वाले पानी का काउंटर मास इस्तेमाल करता है, जिससे इसे कमरे के अंदर भी चलाया जा सकता है। एक ऐसी क्षमता जो आम रिकॉयलेस हथियार बिना क्रू को मारे नहीं दे सकते। ये मूल रूप से एक आम इमारत के अंदर या ऊपर से एंटी टैंक स्नाइपर बनाने की सुविधा देता है। अब कवच से आगे, इसका गोला बारूद ऐसा है जैसे पूरी इन्फेंट्री सपोर्ट कंपनी एक ट्यूब में हो। HEDP 502 एक ड्यूल पर्पस राउंड है जो हल्के कवच, ईंट और बंकर को तोड़ सकता है। इसमें एक फ्यूज होता है जिसे गनर सेट कर सकता है कि वो टकराने पर या एक पल बाद दीवार के अंदर फट जाए। ASM 509 एक खास एंटी स्ट्रक्चर गोला बारूद है जिसे इमारतें और किलेबंदियां गिराने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि MT 756 एक टैंडम चार्ज का इस्तेमाल करता है ताकि वो किलेबंद जगह में घुस सके और अंदर छुपे हुए लोगों को मार सके। ADM 401 में 1000 से अधिक फ्लेचेट्स होते हैं जो खुले में मौजूद पैदल सेना के खिलाफ नजदीकी रक्षा में काम आते हैं। हाई एक्सप्लोसिव HE 441 परिवार 1 किलोमीटर तक विस्फोटक टुकड़े फेंकता है और इसे खाई में सैनिकों के ऊपर एयर बर्स्ट के लिए सेट किया जा सकता है, जिसका नवीनतम संस्करण 441E है या 448 राउंड, जिसकी घोषणा 2022 में हुई थी। अमेरिकी सशस्त्र बलों और स्वीडन के नाटो पड़ोसियों सहित कई देशों को डिलीवर किए जाएंगे। यहाँ मूवमेंट छुपाने के लिए स्मोक राउंड्स और रात में रोशनी के लिए इल्यूमिनेशन राउंड्स हैं। विकास रोड मैप के अंत में गाइडेड मल्टीपर्पस म्यूनिशन है। साब और रेथियन द्वारा विकसित ये लेजर गाइडेड प्रोजेक्टाइल 2.5 किलोमीटर दूर चलती लक्ष्यों को मार सकता है और इस पारंपरिक हथियार को सचमुच सटीकता की ओर ले जाता है, जबकि इसकी कीमत भी ज्यादा वाजिब है, जिसकी कीमत लगभग $80,000 के आसपास रहने की उम्मीद है, जो कि जैवलिन की कीमत का लगभग आधा है। और फिर भी ये समान पैठ क्षमताएं हासिल करता है, साथ ही लेजर डिजिग्नेशन के जरिए सटीक मार्गदर्शन भी देता है। तो जैवलिन टैंक और मजबूत ठिकानों को नष्ट करता है।
कार्ल गुस्ताव पैदल सेना के लिए लगभग सार्वभौमिक समाधान है। अगर आप स्वीडन, अमेरिका या अन्य बड़ी सैन्य शक्तियों के हथियार विकास के बारे में जानना चाहते हैं तो मिलिट्री शो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी हथियारों को कवर करते हैं और बताते हैं कि वे यूक्रेन व अन्य जगहों पर जंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं। कार्ल गुस्ताव पर वापस आते हैं। ये बात जरूरी है कि जहां इस हथियार की खासियत इसकी बहुउपयोगिता और बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता में है, वहीं इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। पुराने हीट राउंड्स को आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक के सामने की मोटी कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर के खिलाफ काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से यूक्रेन में सफल हमले अक्सर टैंक के किनारे, पीछे या ऊपर से किए जाते हैं और यही कारण है कि टैंडम राउंड्स बनाए गए हैं। ऐसी लचीलापन जिसमें आप अलग अलग प्रकार के गोला बारूद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें लगभग फायर एंड फॉरगेट क्षमता, तेजी से रिलोड और आसान इस्तेमाल के साथ जोड़ सकते हैं। यही वजह है कि ये राइफल 8 दशकों की आम तकनीक के विकास के बावजूद भी प्रासंगिक बनी हुई है। कार्ल गुस्ताव आज भी दुनिया की कुछ चुनिंदा मैन पोर्टेबल रिकॉइललेस राइफलों में शामिल है। ये स्वीडन का पहला कंधे पर चलाया जाने वाला रिकॉइललेस हथियार है। 1940 के दशक की शुरुआत में बना 20 मिमी का एंटी टैंक राइफल एक सबक देने वाला उदाहरण था। ये एक ऐसा डिजाइन था जो युद्ध के आखिरी दौर के टैंकों की आर्मर को मुश्किल से ही नुकसान पहुंचा सकता था और इसकी बहुत कम संख्या में ही निर्माण हुआ था। इस असफलता से सबक मिला कि रिकॉइललेस एंटी आर्मर राइफल बनाना और उसे बनाए रखना संभव था, पर उसके गोले से दुश्मन को मारना मुश्किल था। अब टैंक को सामने से नष्ट करने के लिए छोटा स्लग काफी नहीं था, बड़ी शेप्ड चार्ज वॉरहेड की जरूरत थी। इसलिए 1946 में डिजाइनरों ने इसे 84 मिलीमीटर कर दिया, इतना बड़ा कि उसमें सही शेप चार्ज लग सके, और 1948 में ये हथियार स्वीडिश सेना में शामिल हुआ। इसके बाद ये पुराना पड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। ये 1960 के दशक में कांगो में स्वीडिश संयुक्त राष्ट्र बलों के साथ पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुआ। 1982 के फॉकलैंड्स युद्ध में भी इसका उपयोग हुआ। ब्रिटिश रॉयल मरीन ने कार्ल गुस्ताव का इस्तेमाल एक अर्जेंटीनी कॉर्वेट को नुकसान पहुंचाने में किया, उसके मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया। 1960 के दशक का M2 1990 के दशक में M3 की जगह छोड़ गया। 2014 में अल्ट्रालाइट M4 के लिए टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का उपयोग हुआ, जिससे वजन कम हुआ। ये हजारों राउंड झेल सकता है, जबकि M2 की बैरल 500 राउंड तक चलती थी। M4 की बैरल की उम्र करीब 1000 राउंड थी। आधुनिक युद्ध में ये कितनी गहराई से स्थापित हो चुका है, इसका सबसे साफ पैमाना इसे इस्तेमाल करने वालों की लंबी सूची है। जो कभी स्वीडिश राष्ट्रीय हथियार था, अब 40 से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद इस बात का उदाहरण है कि स्वीडिश डिजाइन ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख हथियार निर्माता देश में घरेलू हथियारों को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी विशेष ऑपरेटरों ने दशकों पहले कार्ल गुस्ताव को अपनाया था, जबकि नियमित सेना ने 2014 में M3 सेवा में लिया। अगले साल तक हर इन्फेंट्री प्लाटून में एक होना था और फिर हल्का M4 भी आ गया। यूक्रेन युद्ध ने स्थिर व्यापार को भगदड़ में बदल दिया। पोलैंड ने 2024 में साप के साथ अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड कॉम्बैट डील करीब $1.2 बिलियन में साइन की। ये सब कार्ल गुस्ताव राइफल्स, गोला बारूद और ट्रेनिंग के लिए था। जापान, लिथुआनिया और बाल्टिक देशों ने भी ऐसा किया। उसी साल साब ने भारत में एक फैक्ट्री की नींव रखी। ये स्वीडन के बाहर उसकी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोडक्शन साइट थी और उसने गोला बारूद उत्पादन बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाए। स्वीडन ने यूक्रेन और सहयोगियों को भेजे गए करीब 5 लाख राउंड्स की भरपाई और अपने दान की पूर्ति के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए। एक 80 साल पुराना हथियार इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता जब तक कि वो वास्तव में उपयोगी ना हो। यही हमें सूची में हाल के विकासों की ओर ले जाता है, जिसमें पहले बताए गए राउंड HE 448 का नाम आता है, जिसे एक फायर कंट्रोल डिवाइस FCD 558 के साथ जोड़ा गया है। अपने आप में HE 448 एक अत्यधिक विस्फोटक राउंड है और अमेरिका में इसका वैकल्पिक नाम HE 441E ये सुझाव देता है कि ये पुराने HE 41 एंटी पर्सनल शेल का सीधा सुधार है। इसमें करीब 4000 टंगस्टन छर्रे होते हैं, जो घातक विखंडन और बॉडी आर्मर पहनने वालों पर असरदार है। इसकी खासियत है कि ये लॉन्चर से बात कर सकता है। जब इसे चैम्बर में डाला जाता है, राउंड और आसपास की ट्यूब अपने प्रोपेलेंट तापमान की रिपोर्ट देती हैं। इसके बाद गनर लक्ष्य तक की दूरी दर्ज करता है और डायरेक्ट इंपैक्ट या एयर बर्स्ट में से किसी एक को चुनता है और एक छोटा बैलिस्टिक कंप्यूटर सबसे उपयुक्त फायरिंग का हिसाब लगाता है। फायरबोल्ट नाम के डेटा प्रोटोकॉल के जरिए ये फ्यूज से संवाद करता है। पेयर होने पर राउंड 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर लक्ष्यों तक पहुंच सकता है।
और दीवार या खाई के ऊपर सटीक विस्फोट कर सकता है। मशीन गन नेस्ट पर छर्रे बरसाते हैं, जिससे छिपे दुश्मन निशाने पर आते हैं। कार्ल गुस्ताव को लेकर पुरानी शिकायत यही थी कि ये सिर्फ एक साधारण ट्यूब है जो सामने टकरा जाती है। शायद अब यह समस्या तकनीकी रूप से दूर हो गई है। एंटी ट्रेंच क्षमता से कुछ दिलचस्प सिद्धांत बनते हैं कि 2026 में यूक्रेन में ये हथियार कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेनी पैदल सेना के सामने दो सबसे कठिन समस्याएं हैं। एक, दुश्मन सैनिक जो ट्रेंच लाइनों में छिपे हुए हैं, और दूसरी, बख्तरबंद वाहन जो खुले मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों समस्याएं वही हैं जिन्हें प्रोग्रामेबल एयरबर्स्ट राउंड हराने के लिए बना है। हीट राउंड बेकार है और डायरेक्ट फायर में गनर को लंबे समय तक खुले में रहना पड़ता है, जिससे हार संभव है। एक एयरबर्स्ट जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से ट्रेंच के ऊपर फटता है, वो बुनियादी रूप से एक अलग और ज्यादा सुरक्षित तरीका है। छितरे पैदल सैनिकों के खिलाफ ये तोपखाने की जगह ले सकता है, खासकर जब हथियार तैनात हों। ही 448 और इसका फायर कंट्रोल डिवाइस यूक्रेनी दस्तों को पोर्टेबल सटीक काउंटर इन्फेंट्री क्षमता देता है, जिससे अकेली एंटी टैंक टीम की भूमिका बदल जाती है। ये हथियार की डिजाइन और लड़ाई के तरीके का परिणाम है, इसलिए हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि किसने इसकी मांग की, लेकिन एक और गुप्त और क्रूर समाधान भी संभव है। साहब ने HE 448 के विकास को ग्राहकों से मिले फीडबैक और करीबी संबंधों पर आधारित बताया। यही भाषा वो अपनी हर सामग्री में दोहराते हैं। उस दावे की सबसे पहली प्रेस विज्ञप्ति मई 2022 में आई थी और स्वीडिश सशस्त्र बलों को ये राउंड दिसंबर 2021 में मिलने शुरू हो गए थे। अब इस राउंड को यूक्रेन की खाइयों में विकसित मानना देर हो चुका है। हालांकि हाल ही में आया HE 758 इस मानदंड पर खरा उतरता है। इसकी घोषणा मई 2026 में हुई थी। हीट HE 758 एक टैंडम एंटी टैंक राउंड है और हीट HE 751 का उत्तराधिकारी है, जिसे कार्ल गुस्ताव द्वारा रूसी T-90M टैंकों को मारने का श्रेय मिला था। यहाँ फीडबैक लूप सिर्फ मार्केटिंग शब्द नहीं रह जाता, बल्कि कुछ ट्रेस करने योग्य बन जाता है। यूक्रेनी दल ने हीट 751 को रूसी T-90 टैंकों पर साबित किया था। इसमें वही कॉन्टैक्ट 5 और रिलेक्ट रिएक्टिव आर्मर है जो मॉस्को अपने बेहतरीन टैंकों पर लगाता है। साहब ने नतीजे लेकर ऐसी राउंड खोजी जो सभी रूसी आर्मर पैकेज को हरा सके, लेकिन बार बार हाथ से कोशिश करने के बजाय साहब के इंजीनियरों ने 50,000 डिजाइनों पर मशीन लर्निंग से ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनाई जो सभी रूसी रिएक्टिव आर्मर को हरा सके। इसका नतीजा था एक नॉन इनिशिएटिंग प्रीकर्सर, एक ऐसा चार्ज जो रिएक्टिव प्लेटिंग को हटाता है बिना उसे सक्रिय किए, जिससे मुख्य चार्ज के लिए रास्ता साफ हो जाता है, जो 70 सेंटीमीटर तक की आर्मर को भेद सकता है। याद दिला दूं, शुरुआती डिजाइन 50 सेंटीमीटर तक भेद सकता था। लॉन्च कवरेज के अनुसार साहब ने माना कि यूक्रेन में कार्ल गुस्ताव के प्रदर्शन ने नए राउंड के विकास को प्रभावित किया। यही विकास प्रक्रिया स्वीडन अपनाता है। एक यूक्रेनी गनर कार्ल गुस्ताव राउंड से रूसी टैंक पर हमला करता है। उस टैंक की और बच जाने वाले टैंकों की रिएक्टिव आर्मर डेटा बन जाती है। वो डेटा स्वीडन में सिमुलेशन बन जाता है। कार्ल गुस्ताव बड़े बदलाव का छोटा हिस्सा है। अब स्वीडन उन हथियार आपूर्तिकर्ताओं में है जिनके बिना पश्चिमी दुनिया नहीं चल सकती। आज ये ग्रिपेन फाइटर, NLAW और AT4 एंटी आर्मर हथियार कार्ल गुस्ताव और 2026 से आसमान पर नजर रखने वाले सिस्टम भी निर्यात करता है। जुलाई 2026 में नाटो ने अंकारा शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि वो शीत युद्ध काल के एवैक्स रडार विमानों को बदलने के लिए बातचीत शुरू करेगा। गठबंधन की बूढ़ी निगाहें विजेता सिस्टम्स आपका ग्लोबल आई निगरानी विमान है, जो एक बिजनेस जेट पर आधारित है, जिसे बोइंग E7 वेजटेल के मुकाबले चुना गया। ये सौदा 11 देशों के समर्थन से 10 विमानों के लिए 4.5 अरब डॉलर तक का था। नेटो ने स्वीडिश विमानों को चुना क्योंकि ये ड्रोन झुंड और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों के लिए बने हैं। और इस चुनाव को इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि यूरोप अब अपना खुद का औद्योगिक आधार बनाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ है, बजाय इसके कि वो उस अमेरिकी सरकार और उसकी विदेश नीति पर निर्भर रहे जिसे वे अब अप्रत्याशित मानते हैं। हम फिर से शुरुआत पर आते हैं, जहां बताया गया था कि कार्ल गुस्ताव अकेले T-90M को गिराने के लिए जिम्मेदार नहीं था। अब छोटे टोही ड्रोन तेजी से लक्ष्य खोजते हैं। पैरों के ऊपर मंडराते हुए वे ऐसी छुपी जगह या वाहन ढूंढ लेते हैं जिसे जमीनी टीम नहीं देख पाती। फिर ड्रोन चालक दल एंटी आर्मर टीम को एक ही सटीक राउंड दागने का संकेत देते हैं। इस कार्य विभाजन में जोड़ी दोनों की ताकत का फायदा उठाती है। ड्रोन सस्ता है और टोही के लिए उसे खो देना ज्यादा स्वीकार्य है, जबकि ट्यूब महंगा लेकिन मारक है। HE 448 जैसे प्रोग्रामेबल एयरबर्स्ट राउंड के साथ ये संयोजन और घातक हो जाता है, क्योंकि ड्रोन दुश्मन की सही जगह पता कर सकता है और गनर गोले को ठीक उनके ऊपर फोड़ सकता है।
समय आपके पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने रूस को चौंकाने वाली चेतावनी दी है, क्योंकि 2026 में आगे बढ़ने के साथ यूक्रेन में रूसी कब्जाधारियों को नष्ट करने की योजनाएं और साफ हो रही है। यह बात पुतिन नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अमेरिका को अपने काबू में कर लिया है और उसे ऐसी शांति के लिए मजबूर कर दिया है जो कीव की तुलना में मॉस्को को ज्यादा फायदा पहुंचाए। लेकिन वह भ्रम अभी अभी टूट गया है, क्योंकि रूस को अब चेतावनी दी जा रही है कि वह अभी निकल जाए, इससे पहले कि यूक्रेन पहले से ही खराब हालात को और भी ज्यादा खराब कर दे। यूक्रेन को शायद अब रूस और व्लादिमीर पुतिन की बिखरती मानसिकता पर थोड़ा अफसोस होने लगा है, लेकिन वो रूस को पंगु करने की रणनीति नहीं रोकेगा, चाहे कितना भी अफसोस हो। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप स्थायी प्रतिनिधि डैन नेग्रेया 22 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने खड़े हुए, उन्होंने वो बातें कही जो पुतिन को झकझोर गई। रूस द्वारा ऐतिहासिक कीव पोचेप्स्क लावरा यूनेस्को हेरिटेज साइट पर बमबारी की निंदा के बीच, जो पूरे यूक्रेन के सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से एक है। नेग्रेया ने रूस से कहा कि वह समय रहते यूक्रेन से समझौता कर ले, इससे पहले कि समय निकल जाए और यूक्रेन जीत सुनिश्चित कर ले। यह अब और अधिक संभव है, क्योंकि 2026 में बढ़त रूस के हाथ से निकल गई है। रूस को समझौता कर लेना चाहिए, समय उसके पक्ष में नहीं है। नेग्रेया ने घोषणा की, अगर पुतिन सोचते हैं कि यह केवल अमेरिकी प्रतिनिधि की राय है और बाकी लोग मानते हैं कि रूस जीतेगा, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। नेग्रेया की टिप्पणियां जून में इससे पहले सेनेट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों के बाद आई। वे निश्चित रूप से वे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे जिन्हें उन्होंने पहले दिन तय किया था। रूबियो ने रूस के बारे में एक बयान में कहा जो पुतिन के दिल में खंजर की तरह लगा होगा। रूबियो ने आगे कहा, वे शायद सैन्य रूप से वे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे जो वे बातचीत में मांग रहे हैं। ये दो प्रमुख अमेरिकी अधिकारी हैं जिन्होंने रूस की कुछ ही दिनों में जीत की संभावना को खारिज किया है, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगता है अब वे भी मान गए हैं कि यूक्रेन जीत रहा है, लेकिन हम जल्द ही उस पर वापस आएंगे। नेग्रिया की टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा रूस को समझौता करना चाहिए क्योंकि यूक्रेन की रणनीति इतनी सफल है कि कुछ लोग अब पुतिन और उनकी अक्षमता के लिए सहानुभूति महसूस करने लगे हैं। नगरिया ने दो अहम कारकों, हताहतों की संख्या और नवाचार का जिक्र किया। दोनों ही इस समय यूक्रेन के पक्ष में हैं और 2026 के अधिकांश समय में भी ऐसा ही रहा है। हताहतों के मामले में नगरिया बताते हैं कि रूसी सेना हर महीने लगभग 40,000 हताहतों, मारे गए या घायल का सामना कर रही है, जो कि बेताब भर्ती रणनीतियों के कारण और भी बढ़ रहा है, जिससे रूस की आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। वास्तव में रूस इस हद तक पहुंच गया है कि वह सिर्फ भर्ती होने के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोनस लगभग $80,000 तक की पेशकश कर रहा है, जैसा कि CNN ने 14 जून को रिपोर्ट किया। मॉस्को टाइम्स ने कुछ हफ्ते पहले बताया था कि पुतिन ने एक नया कानून साइन किया है जिसमें रूसी सेना में वॉलंटियर बनने वालों का $140,000 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। ये हताशा में उठाए गए कदम है क्योंकि रूस यूक्रेन की रणनीति के कारण पैदा हुई भर्ती संकट से जूझ रहा है। रूस को ये लागू करने ही होंगे, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार 24 जून तक रूस ने लगभग 1.395 मिलियन से थोड़ा अधिक सैनिक खो दिए हैं। मई में BBC ने बताया था कि लड़ाई में करीब 5 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। GCHQ के अनुसार ये यूके की प्रमुख जासूसी एजेंसी है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक रूस की रोजाना सैनिक हानि एक महीने से 1000 से ज्यादा रही है, जो मार्च 2025 के बाद पहली बार है। 1 जून से 22 जून के बीच के समय में रूस की हानि हर दिन 1130 से 1550 के बीच रही है। 22 दिनों में सिर्फ 3 दिन हानि 1100 के आसपास रही, बाकी दिनों में ये अधिक थी। यह रूस के लिए टिकाऊ नहीं है। यही यूक्रेन की रणनीति का मुख्य उद्देश्य है। यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों में जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन जानता है कि वो रूस के साथ क्षय युद्ध में फंसा है। उसकी जीत का मौका है कि वह रूस को इतनी हानि पहुंचाए कि रूस युद्ध जारी न रख सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास वह जादुई संख्या है जिसे रूस छूना नहीं चाहता, 50,000 हताहत प्रति माह। फेडोरोव कहते हैं कि इतना नुकसान रूस के लिए अपना आक्रमण जारी रखना नामुमकिन कर देगा और पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करेगा। मान ले कि उनके लिए बातचीत की मेज अभी है। अमेरिका कहता है समय तेजी से निकल रहा है। बिल्कुल,
लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना अलग बातें हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां यूक्रेन की रणनीति की असली चमक सामने आती है। नेग्रिया बताते हैं कि मोर्चे पर और उससे आगे तक नवाचार ही यूक्रेन को जीत की ओर ले जा रहे हैं और रूस यूक्रेन द्वारा अपने ड्रोन को पहले से कहीं अधिक घातक बनाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन के रक्षा उद्योग की सराहना सिर्फ नेग्रिया ही नहीं कर रहे हैं। 23 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूरोपीय संघ के रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त आंद्रेयास कुबिलियुस ने भी ऐसी ही टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने यूक्रेन के सामरिक नेतृत्व की सराहना की। कुबिलियुस ने कहा कि यूक्रेन के घरेलू विनिर्माण की फुर्ती ही पुतिन और उनके पिट्ठुओं की यूक्रेन में नाजुक स्थिति का मुख्य कारण है। कुबिलियुस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में सैन्य उत्पादन 50 गुना बढ़ा है और इस मात्रा के साथ साथ यूक्रेन ने ऐसे आदर्श हथियार बनाने की क्षमता भी विकसित कर ली है जो न केवल रूस की रणनीति का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि पुतिन की सेना को और अधिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुबिलियुस ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपना भाषण इस आह्वान के साथ समाप्त किया कि यूक्रेन को सामूहिक यूरोपीय रक्षा बाजार में बेहतर ढंग से शामिल करने के लिए एक ढांचा स्थापित किया जाए और वह इस आह्वान को करने में बिल्कुल सही है। यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में नवाचार इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। यूक्रेन ने FPV और मिडल स्ट्राइक ड्रोन का एक घातक संयोजन विकसित किया है जिससे वो मोर्चे के पीछे सैकड़ों किलोमीटर दूर रूसी लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। मिडल स्ट्राइक रूस में भारी तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन का लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम ड्रोन टीमों को सप्लाई रूट्स और वाहनों पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है जिससे क्रीमिया को अलग थलग करने और मोर्चे तक सप्लाई के प्रवाह को रोकने में मदद मिलती है। इसे कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों और ड्रोन लॉन्च पॉइंट्स जैसे अन्य सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ जोड़ दें तो आपको एक ऐसी रणनीति मिलती है जिससे रूस के फ्रंट लाइन हमले कमजोर होते जा रहे हैं। इसी कारण हम ज्यादा हताहते देख रहे हैं। रूसी सेनाएं कमजोर हो रही है। हालांकि पुतिन ने उन्हें रूसी ग्रीष्मकालीन आक्रमण के तहत और हमले करने का आदेश दिया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार ड्रोन हताहतों के मामलों में लंबे समय से अग्रिम पंक्ति में हैं। दोनों पक्षों में 85% तक मौतें और चोटें उड़ती हुई धातु यानी ड्रोन के कारण हो रही हैं। अब फर्क ये है कि मोर्चे के पास किल जोन में FPV ड्रोन के झुंडों को अब रूस के पीछे के क्षेत्रों में सटीक हमला करने की यूक्रेन की नई क्षमता से और मजबूती मिली है, चाहे कब्जे वाले इलाकों में हो या रूस में। काउंसिल बताती है कि यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल AI संचालित हॉर्नेट जिसकी कीमत $10,000 है लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन में अहम भूमिका निभा रहा है। नई पीढ़ी के ड्रोन आने से दोनों पक्षों को संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका बदलना पड़ा है। यूक्रेन के लिए अधिक ड्रोन और हमले पहले किए अच्छे काम को आगे बढ़ाते हैं। रूस की रणनीतिक सोच कहीं ज्यादा सरल है और किसी भी तरह से प्रभावी नहीं है। पुतिन की रणनीति सिर्फ इस समस्या पर और लोगों को झोंकना लगती है। रूस की भर्ती संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह रणनीति ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है और यही मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से नागरिया कहते हैं कि मॉस्को के पास बातचीत के लिए समय कम पड़ता जा रहा है। फिर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 23 जून की रिपोर्ट में फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि अमेरिका का यूक्रेन की रणनीति के लिए समर्थन और उसकी प्रशंसा व्हाइट हाउस के सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जून में इससे पहले एवियन लेबेन में डिनर पर लंबी चर्चा की थी जिसमें ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि वे 2026 में अब तक यूक्रेन द्वारा हासिल किए गए सैन्य परिणामों से बेहद प्रभावित है। प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप अब यूक्रेन को ज्यादा समर्थन देने और पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ाने को तैयार हैं। यही दबाव हमने रूबियो और नेग्रिया की ओर से भी देखा है। दोनों ही रूस से कह रहे हैं कि समय कम होता जा रहा है और पुतिन को अब यूक्रेन से बाहर निकलना चाहिए इससे पहले कि उनका पूरा शासन बर्बाद हो जाए। ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक से एक और बात सामने आई जिससे पुतिन का लक्ष्य पाना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें गहराई से जाएं, ये बस एक छोटा सा याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है ताकि हमारे और भी वीडियो आपके फीड तक पहुंच सके। पुतिन इन सभी घटनाक्रमों को लेकर बिल्कुल गुस्से में है जब अमेरिका पुतिन से सीधे अपील करता है कि वे फिर से बातचीत की मेज पर लौटे और इस तथ्य को स्वीकार करे कि रूस कमजोर स्थिति में है। पुतिन अब ट्रंप से पूरी तरह खफा हो चुके हैं। पुतिन यह बात सीधे नहीं कहेंगे क्योंकि वह डरपोक है। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री और अपने कई भूपुओं में से एक सरगेई लावरोव के जरिए यह खबर दी है। 23 जून को लावरोव ने अफसोस जताया कि अमेरिका अब निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ट्रंप के 2025 में दिए बयानों को भूल गया है जिनसे संकेत मिलता था कि अमेरिका रूस की ओर झुक रहा था। ये हमें रूस की नाराजगी जैसी लगती है और पुतिन अपने साथियों के जरिए अमेरिका की आलोचना करने से रुके नहीं। अमेरिकी समाचारों के मुताबिक 23 जून तक के 3 दिनों में
3 रूसी अधिकारियों ने शिकायत की है कि अमेरिका ने अपनी बातों को पूरा नहीं किया। लावरोव उनमें से एक थे। उनसे पहले क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उसाकोव थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ रूस ही अमेरिका के साथ समझौते को निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहा, जबकि दूसरी ओर वह पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। लावरोव की शिकायत के बाद डिप्टी सर्गेई रैबकोव ने भी कहा कि अमेरिका 2025 अलास्का शिखर सम्मेलन के मूल समझौतों से पीछे हट गया है और आगे कहा, हम ये भी देख रहे हैं कि वॉशिंगटन की नीति अमेरिका के सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों यानी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई सबसे कट्टरपंथी रूस विरोधी नीतियों के और करीब जा रही है। लावरोव ने अपनी टिप्पणियों को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अमेरिका एक ईमानदार मध्यस्थ हो सकता है। इस उम्मीद का अंत हो गया है, जिसका मतलब है कि रूस को आक्रमण जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन टिप्पणियों में खुला पाखंड हैरान करता है। रूस यहाँ जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ क्रेमलिन भर में बचकाना हंगामा कर रहा है, क्योंकि पुतिन को लगता है कि अब वह अमेरिका को अपनी तरफ करने के लिए और नहीं बहका सकते। रूस की प्रगति और यूक्रेन में उसकी तथाकथित अनिवार्य जीत के बारे में जो भी झूठ बोले गए थे उन्हें उस शानदार रणनीति ने उजागर कर दिया है, जिसके चलते यूक्रेन ने युद्ध में पहल अपने हाथ में ले ली है। अमेरिका ने इस रणनीति का असर समझ लिया है और पुतिन अब हताश हो रहे हैं, इसलिए अब उन्होंने अपना ही दोष दूसरों पर मढ़ना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार पुतिन ने 23 जून को सैन्य स्नातकों को संबोधित किया। पुतिन ने भाषण में कहा कि यूक्रेन के मध्यम व लंबी दूरी के हमले उसकी हताशा दिखाते हैं, क्योंकि वह मोर्चे पर रूस की बढ़त रोकने में असफल है। ये ड्रोन, नागरिक, सैन्य और बुनियादी ढांचे पर हमले किस लिए हैं? समाज को अस्थिर करने और रूसी सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता पैदा करने के लिए। पुतिन ने एक ऐसे भाषण में कहा जिसमें पूरे युद्ध के दौरान रूस की रणनीति को नजरअंदाज किया गया और जो उन सैनिकों को संबोधित था जिन्हें वो जल्द ही मोर्चे पर मरने के लिए भेजने वाले हैं। बिल्कुल, ये सब बकवास है। रूस ने 2026 में काफी जमीन खोई है और युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार अप्रैल-मई में यूक्रेन ने रूस पर क्षेत्रीय जीत पाई है। अब पुतिन की समस्या यह है कि वह जो वैकल्पिक वास्तविकता हवा में गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वह अब मेल नहीं खाती। अमेरिका इसे भली भांति समझता है। यूरोप और रूस के कई लोग भी इसे समझते हैं, जो पुतिन के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। 22 मई को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि रूसी अधिकारी पुतिन के बाद की दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि पुतिन की शासन प्रणाली, जिसमें यूक्रेन पर आक्रमण शामिल है, अब ज्यादा टिक नहीं सकती। अधिकारियों को डर है कि बच्चे यही रहे तो उन पर आपराधिक मामले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें विदेश भेजा जा रहा है। एक अनाम अधिकारी ने रूस के मध्य और ऊपरी हलकों के माहौल का वर्णन इस तरह किया, ये कठिन समय है, अब ये साफ है, झूठ बोलने का मतलब नहीं। फिर भी पुतिन और उनके साथी झूठ बोलते हैं। अब वे ये हताशा और गुस्से में कर रहे हैं, न कि इसलिए कि ये झूठ अमेरिका को फिर से अपनी तरफ ले आएंगे। और पुतिन को गुस्सा होना भी चाहिए। अमेरिका के दावे कि पुतिन हार माने, ट्रंप की यूक्रेन की सैन्य रणनीति की तारीफ और खासकर पेट्रियट गेम्स ने पुतिन को सबसे ज्यादा नाराज किया है। अगर आपको लगा ट्रंप की यूक्रेन रणनीति की तारीफ जेलेंस्की से मुलाकात की सबसे बड़ी खबर थी, तो आप गलत है। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और रूबियो ने यूरोपीय रक्षा कंपनियों को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर बनाना शुरू करने के लिए लाइसेंस देने के विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ये बहुत बड़ी बात है। जेलेंस्की ने कहा, पहली बार अमेरिका ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यूरोपीय साझेदारों के पास इसकी तकनीकी क्षमता है और अब जो जरूरत है वो है राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत मंजूरी। ब्लूमबर्ग के अनुसार फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के समय ट्रंप ने अमेरिका के बाहर के निर्माताओं को पेट्रियट मिसाइलों का लाइसेंस देने पर विचार किया। आउटलेट के अनुसार ट्रंप अमेरिकी रक्षा निर्माताओं से यूरोपीय देशों और यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल तकनीक का लाइसेंस देने की योजना बना रहे हैं, जिससे यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइलों की कमी दूर हो सकेगी। इससे रूस को हाल के महीनों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ कुछ हद तक सफलता हासिल करने का मौका मिला है। वे ऐसा करना चाहेंगे। ट्रंप ने 17 जून को पत्रकारों से कहा, हम इस पर विचार करेंगे। मीटिंग में लाइसेंस पर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा हुई थी। अगर अमेरिका ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन से बाहर निकलो तो ये बड़ा झटका था। ये खुलासा रूसी नेता की कनपटी पर पड़ा जानलेवा घूंसा है। रूस के लिए अब सिर्फ उसका हवाई अभियान ही कुछ हद तक काम कर रहा है। जमीन पर असफलता और क्रीमिया की रक्षा में असमर्थता रूस की जीत में मदद नहीं कर रही। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी होने लगी है, रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्यों को ज्यादा बार भेदने लगी है। ये बात हमने मई में देखी थी। प्रवदा की रिपोर्ट के अनुसार उस महीने रूस ने यूक्रेन पर 8,351 हवाई हथियार दागे। यह एक रिकॉर्ड था। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियां मिसाइलों का सामना करने में संघर्ष कर रही थी। 8,351 हथियारों में से 8,150 स्ट्राइक ड्रोन थे,
जिनके खिलाफ यूक्रेन ने 91.73% इंटरसेप्शन दर दर्ज की। लेकिन जब रूस द्वारा दागी गई 211 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बात आती है तो प्रतिशत काफी कम रहता है, क्योंकि यूक्रेन उनमें से केवल 53% को ही रोक पाया। पैट्रियट मिसाइलों की लगातार आपूर्ति से यूक्रेन की मिसाइल इंटरसेप्शन दर काफी बढ़ेगी। इसी कारण ट्रंप का लाइसेंसिंग डील्स के लिए तैयार रहना यूक्रेन के लिए अहम और पुतिन के लिए नुकसानदायक है। अमेरिका को उसके पक्ष में होना था, जबकि अभी हाल तक सारा दबाव यूक्रेन पर डील करने के लिए डाला जा रहा था। अब अमेरिका पुतिन से कह रहा है कि उसका समय कम है और वह ऐसे हथियार के दूसरों द्वारा निर्माण की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है जो यूक्रेन का मनोबल तोड़ने के लिए आतंक फैलाने की रूस की रणनीति को नाकाम कर देगा। अगर रूस की मिसाइलें रोकी जा रही है तो रूस के पास क्या बचा है? रूस जमीन पर प्रगति नहीं कर पा रहा और उसके सैनिक यूक्रेन की ड्रोन रणनीति से तबाह हो रहे हैं। इस सब का एक दिलचस्प सा उपसंहार भी है। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन दोनों ओर से उठ रही आवाजों में दब रहे हैं, जो उन्हें बता रही हैं कि अब यूक्रेन पर आक्रमण करने के अपने लक्ष्य को छोड़ने का समय आ गया है। लगभग 4.5 साल की नाकामी के बाद यूक्रेन के यूएन दूत आंद्री मेलनिक ने फिर यही मांग की और पुतिन को बताया कि अंत में उनकी असली विरासत क्या होगी। व्लादिमीर पुतिन आधुनिक इतिहास के काले किरदारों में गिने जाएंगे। खासकर कीव के पोचायेव्स्क लावरा पर हमले के बाद उनकी विरासत एक असफल युद्ध अपराधी की ही होगी। तो रूसी प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। आप कभी भी कब्जा किए गए इलाकों को अपने पास नहीं रख पाएंगे, कभी नहीं। इसलिए बहुत देर होने से पहले जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। मेलनिक ने अपने भाषण के दौरान गरजते हुए कहा, अगर चेतावनी नजरअंदाज हुई तो रूस को सच में ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेलनिक ने कहा कि पुतिन द्वारा शुरू किया गया युद्ध अब रूसी क्षेत्र में लौट आया है और पहली बार रूसी लोग इसकी भयावहता महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, इस पर बहस करना मुश्किल है। अमेरिका, यूरोप और रूस के अधिकारी नतीजा साफ देख रहे हैं, जिससे पुतिन के विकल्प घट रहे हैं। एकमात्र समझदारी भरा विकल्प यही है कि वह वही करे जो सभी उसे करने के लिए कह रहे हैं और यूक्रेन से बाहर निकल जाए। क्या पुतिन ऐसा करेंगे? शायद नहीं। अगर वो युद्ध के दौरान की तरह हकीकत से जिद्दी और अनजान रहे तो अपने देश को यूक्रेनी रणनीति के आगे झुकने पर मजबूर करेंगे। इस रणनीति ने रुख बदल दिया है और पश्चिमी जगत ने इसकी सराहना की है। ये रूस को जल्दी युद्ध हारने तक ले जाएगा, जो कुछ दिनों में खत्म होना था। पुतिन पहले ही देख सकते हैं कि यूक्रेन की रणनीति क्रीमिया पर क्या असर डाल रही है, जो रूसी कब्जे का सबसे कीमती हिस्सा है। कम से कम उन्हें यह देखना चाहिए। पुतिन का सिर शायद इतनी गहराई में दबा है कि उन्हें असल में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। इससे सच्चाई नहीं बदलती। क्रीमिया हाथ से निकल रहा है और अब 1.5 मिलियन रूसी प्रायद्वीप पर होने का पछता रहे हैं। जानिए क्यों, हमारा वीडियो देखकर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोज वीडियो जारी करते हैं जिनमें यूक्रेन युद्ध और उससे आगे के ताजा घटनाक्रमों का विश्लेषण होता है। देखने के लिए धन्यवाद।